हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 होने वाला है, ये फाइनल लैब सीरीज का। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर वगैरह, और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। तो वैसे मैंने तुम्हें एक इंट्रो इसका दे दिया था कि मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। तो पहला है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वाला जो रेडिएशन वाला था। सेकंड पार्ट तुम्हारा ये एटॉमिक फिजिक्स का। थर्ड पार्ट है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो वैसे आज की वीडियो पिछली वीडियो से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो अगर तुमने वो नहीं भी देखी है तो तुम पहले ये देख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, चाहे तुम ये पहले देखो चाहे वो पहले देखो। एक दूसरे से इनका कोई भी प्री रिक्विजिट वाला सीन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस सीरीज में हम पूरी जेई मेन की फिजिक्स कर रहे हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसके साथ साथ हम पूरे पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो भी तुम्हारी जेई मेन में पूछी जा सकती है उन सबको डिस्कस करेंगे, और लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू भी हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने इसे इंट्रो वीडियो डाल दिया था, तो अगर तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके तुम देख सकते हो। ठीक है। और अगर तुम पिछला वीडियो देख चुके हो और तुम इसको रेगुलरली फॉलो करो तो तुम्हें पता ही होगा। तो ये इंट्रो वाला पार्ट तुम स्किप करके सीधा लेक्चर पर जा सकते हो ऐसे में। ठीक है। तो अगर तुम जेई में 2025 एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाली है। कौन कौन इस सीरीज को अटेंड कर सकता है यार? अगर तुम जेई में 2025 एस्पिरेंट और तुम रिवीजन के लिए कोई सीरीज ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट सीरीज है। अगर तुम्हारा कोई टॉपिक जीरो तक मतलब बिल्कुल जीरो है, तुमने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी तुम उसको स्क्रैच से अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो उसके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है ये वीडियो तुम्हारे लिए। और अगर तुम जेई मेन की प्रैक्टिस करने स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। तो इस सीरीज में देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। हम एक टॉपिक एक चैप्टर में सारे टॉपिक्स कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। मतलब देखो, मैं तुम्हें वेटेज हर वीडियो में दिखाता हूँ कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है, और इसमें देखो एक तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा वेटेज ऑर्डर में। कुछ टॉपिक बहुत ही ज्यादा वेटेज वाले होंगे विद इन अ टॉपिक, जो कि अभी यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। तो हम उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे विद इन अ चैप्टर। अब बाकी टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे अगर इंपॉर्टेंट होंगे, तो बाकी नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें पहले से बता दिया करूंगा। ठीक है। इसके अलावा हम चैप्टर्स को भी इन ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज ले रहे हैं, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वेटेज तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स का आता है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स से हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद हम आगे इन द ऑर्डर ऑफ वेटेज चलेंगे, और ये वेटेज का ऑर्डर भी मैंने तुम्हें इंट्रो वीडियो में बता दिया था, तुम वहां से जाके देख सकते हो। और इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है नोट्स वगैरह है वो मैं शेयर कर दिया करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप हमने क्रिएट कर रखा है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस कोर्स से रिलेटेड मिलते रहे। ठीक है। तो इसके अलावा हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर जेई में भी वाई जैसे मैंने तुम्हें बताया, सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करेंगे जेई मेन के। इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊंगा कि विद इन 1 मिनट तुम ट्रिक्स कुछ ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन करते करते मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर मैं होता तो मैं वहां पे कैसे सॉल्व करता, या तुम्हें जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है। तो उन ट्रिक्स को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करते करते। और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम जेई में 2025 में एक अच्छी परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल लाना चाहते हो इन फिजिक्स, तो उसके लिए तुम्हारा ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है। ठीक है। तो अब अगर तुम चैनल पे नए हो तो मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बाकी अगर तुम पहले से हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो मैं करेंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी, और टीचिंग मेरा पैशन है, इसीलिए मैं ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पूरी फिजिक्स का 10% है। ठीक है। तो ये हम वैसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से 4% पार्ट तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ मैटर का आता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो जाके जल्दी से देख लो अगर तुमने अभी तक देखी नहीं है तो। उसके बाद 6% तुम्हारा होता है एटॉमिक प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि लगभग लगभग दोनों की इक्वल वेटेज ही है, 3% एटॉमिक का 3% न्यूक्लियर का। तो आज हम पहले एटॉमिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर न्यूक्लियर पर आएंगे। ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, ये देखो मैंने तुम्हें टॉपिक सारे बताए थे, तो हम ये सारे तो कवर ही कर चुके हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में देखो ये सारे टॉपिक थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यार देखो इस पर मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा, तो इस पे तो क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है। बाकी अगर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो ठीक है। फिजिक्स में तो मैंने इसका क्वेश्चन नहीं देखा। ये थॉमसन और रदरफोर्ड मिला करके भी पिछले 5 साल के हिसाब से मैं तुम्हें एवरेज बता रहा हूँ, पिछले 5 साल में 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन, मान लो हर साल 24-25 पेपर होते हैं, उनमें से किसी एक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। तो क्या अगर इस पॉइंट पे तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या अगर तुम रिवीजन भी कर रहे हो, तो क्या इनकी उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंस है? नहीं। तो इनको हम स्किप करेंगे। हालांकि मैं तुम्हें इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक बता दूंगा कि ऊपर ऊपर से है क्या ये। बट इस पे देख सकते हो जैसे कि वेटेज जितना कम है, इस पे ज्यादा टाइम देना सही नहीं है। उसके बाद बोर्स मॉडल आएगा तुम्हारा, और 70 क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 80। पिछले 5 साल में एटॉमिक फिजिक्स से 80 क्वेश्चन आए, उस 80 में से 70 क्वेश्चन बोर्स मॉडल के हैं, जो कि ऑलमोस्ट 88% बनता है तुम्हारा ओवरऑल एटॉमिक फिजिक्स का। तो ये हमारा मेन पार्ट है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इसके हर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, किस तरह की चीजें जेईई में पूछी जाती है। और इन 70 में से ऑलमोस्ट 30 तो मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा, बाकी उसमें सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, बाकी 30-40 तुम्हें मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है। फिर आता है एटॉमिक कोलिजन वाला पार्ट। इसमें भी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। ठीक है। तो ये वाले थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, और ये थोड़ा सा समझने वाला है। तो ये वाला तो हम मोस्ट प्रोबेबली स्किप करेंगे एटॉमिक कोलिजन, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया।
तो इसमें 5 ही क्वेश्चन है यार पिछले 5 साल में, तो इसको करने का कोई समय फायदा नहीं है। एक्सरे से कोई क्वेश्चन खास आया नहीं है, ठीक है। एक्सरे का शायद एक क्वेश्चन था, ठीक है, पिछले 5 साल में, तो एक्सरे भी हम स्किप करेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे मेनली ये बोर्ड मॉडल, और ये वाला मैं तुम्हें ब्रीफ बताऊंगा, और उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने तुम्हें बताया उसमें मैं इसके तुम्हें अपने टाइम के नोट शेयर कर दूंगा जो मैंने अपने टाइम पे पढ़े थे, तो उसमें काफी क्रिस्प में तुम्हें इनकी थ्योरी मिल जाएगी। तो उनको देख लेना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसकी बात हम तब करेंगे जब उसको स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। इन दोनों का मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेसिक बताऊंगा, तो थॉमसन और रदरफोर्ड देख लेते हैं। पहले थॉमसन मॉडल समझते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, या थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो थॉमसन का मॉडल बेसिकली क्या कहता है यार, कि प्लम केक देखा है तुमने, अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो प्लम केक तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो प्लम केक किस टाइप का होता है, कि केक के अंदर वो छोटे छोटे प्लम तुम्हें अलग अलग जगह पर ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह का होता है। बस इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे प्लम केक होता है ना, तो उसमें है क्या कि इस तरीके से तुम्हारा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ये कंसीडर करता है, ठीक है। एक स्फीयर है बेसिकली, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। ये है तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, और इसके ही ऊपर, जैसे प्लम केक में प्लम्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस तरीके से एम्बेडेड है अलग अलग जगह पर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है। तो बस इतना ही थॉमसन का मॉडल है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड है। दिस इज योर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन तो खास आते नहीं है। बाकी इसकी थ्योरी अगर तुम्हें पढ़नी किसी किताब से तुम देख सकते हो। बाकी समझ में आना चाहिए क्या है, तो ये है, ठीक है। बाकी तुमने केमिस्ट्री में शायद ये ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल। तो देखो, जैसे कि थॉमसन मॉडल जो था, ये तो फेल हो गया, ठीक है। ये सही नहीं था। फिर उसके बाद अगला मॉडल आया तुम्हारा रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि बेसिकली उसने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल, इससे रिलेटेड ही तुम्हारे एक दो सवाल आए हैं पिछले 3 4 साल में, जो 5 सवाल है उसमें दो इससे हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, मैं सवाल भी तुम्हें इस पीडीएफ, इस लेक्चर के साथ पीडीएफ में एंड में अटैच करके दे दूंगा। तो अगर तुम्हारा मन है तुम उनको देख सकते हो एक बार। बाकी मैं कहूंगा कि अगर तुम इस समय इसको स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें इसमें नहीं करना चाहिए, इसको नहीं उतना फोकस करके, अगर रिवीजन कर रहे हो तो भी इस पे ज्यादा फोकस मत करो, ऊपर ऊपर से देख लो, तुम्हारे पास नोट्स होंगे ही अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो तुम उसको देख सकते हो बस, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें बेसिकली बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डाले गए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, और फिर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए थे। तो उन ऑब्जर्वेशन से पता चला था। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैंने जा रहा है इसके तुम्हें नोट्स दे दूंगा, ठीक है, वो देख लेना, तो एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो इसी से हमें ये बात पता चली, तो इससे रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है ना, जो कि बहुत ही हैवी होता है, ठीक है। और वो सेंटर में बैठा होता है। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है, इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे तुम्हारा सोलर सिस्टम है उस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इतना ही है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। और बाकी थ्योरी में तुम्हें इसकी दे दूंगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक दो क्वेश्चन आते हैं, और रदरफोर्ड की मैं तुम्हें थ्योरी दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से माना गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे प्लैनेट्स के अराउंड, सॉरी, जैसे तुम्हारे जितने भी ये हैं प्लैनेट्स हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब ये मॉडल फेल क्यों हुआ यार, इसको भी समझ लो। मैं लिखा नहीं रहा, इसके मैं तुम्हें नोट दे दूंगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि ये फेल क्यों हुआ। तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है। और अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि इसमें एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए ना, तो उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर तुमने पढ़ रखा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है पहले। तो हमने बात की थी कि अगर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
मूविंग चार्ज पार्टिकल है विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो तुम्हारा क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और अगर मैंने कहा था इसके बाद अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा वो ईएम वेव भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बेसिकली अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ये रेडिएशन से कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी लूज करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करता चलेगा। इस तरीके से कुछ रेडिएशन के फॉर्म में इसकी एनर्जी लूज होती जाएगी। तो उससे होगा क्या यार, अगर एनर्जी इसकी लूज होती रही तो इसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली कम होती रहेगी। स्पीड कम होती रहेगी तो इसका मतलब ये है कि ये अपने ऑर्बिट को ऐसे छोटा करता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि छोटा करते करते इसको आकर के यहाँ जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस से भिड़ जाना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है ना। ऐसा होता तो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीजें, ये मॉडल तो यहीं फेल हो गया। तो इस वजह से ये मॉडल फेल हो गया था, यही इसका ड्रॉबैक है। और इसके बाद फिर अगला हमारा आया बोर्ड मॉडल। हालांकि बोर मॉडल पढ़ने से पहले तो मैं बता दूं कि बोर मॉडल भी सही नहीं है। फाइनल तुमने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि हम ऑर्बिटल वाली थ्योरी पर जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बोर मॉडल में काफी डिटेल है जिसपे तुम्हारे जेई में क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो जैसा मैंने तुम्हें दिखा भी दिया, तो अब इसके बाद हम आते हैं बोर्ड मॉडल पर। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये ऊपर वाले स्किप क्यों कर दिए। तो देखो यार, ये सीरीज मैंने जैसा कि कहा कि व्यूज के हिसाब से नहीं है, ये तुम्हारे बेनिफिट के हिसाब से है। ठीक है, व्यूज शायद मेरे को उससे ज्यादा आते अगर मैं सारा कुछ पढ़ाता और उसमें जेई मेन और एडवांस टाइटल डाल देता साथ में, जैसा मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पे इस समय हो रहा है। तो देखो यार, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं कि एडवांस के लिए इतनी जल्दी जल्दी कवर नहीं की जा सकती चीजें। या तो तुम जल्दी कर लो, अगर तुम्हें अभी से एडवांस सेंट्रिक अगर तुम्हें वैसे रहना है और तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो एडवांस में यार देखो, ऑनेस्टली तो ये है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो, कुछ 5-10 चैप्टर पसंद करो अपने पसंद के हर टॉपिक हर सब्जेक्ट में, और उनको प्रिपेयर करने में लग जाओ। फिर जेई मेन को भूल जाओ, फिर जेई मेन में मार्क्स तुम्हारे खराब ही आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहो, कट ऑफ क्लियर हो जाए इतनी तैयारी करो बस। ठीक है, तो वो चीज़ तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस टाइम पे। अगर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो तुम्हारा वैसे भी टारगेट जेई मेन होना चाहिए। एडवांस भी है तो उसके लिए हम पूरा, और इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि फर्स्ट मेन में एक अच्छा स्कोर ले आओ, ताकि फिर उसके बाद तुम प्रॉपरली एडवांस के लिए 3 महीने हैं। 3 महीने हैं, हाँ, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 3 महीने हैं, मई में एडवांस होगा। 3 साढ़े 3 महीने, तो उसमें तुम प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम रिवीजन कर रहे हो या इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो तो वो फालतू का बस लिखने के लिए एडवांस तो मैं भी लिख दूं, बट एडवांस लेवल की चीजें हो नहीं पाएंगी। एटलीस्ट मेन का अच्छे से करो ताकि उसमें एक अच्छा स्कोर ला सको, क्योंकि मेन में स्कोर लाना बहुत ईजी है कंपेरेटिव टू एडवांस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो ऊपर वाली चीजें छुड़ाई, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई मतलब की नहीं है यार। अभी मैं चाहूँ तो पढ़ा दूं, बट उससे फायदा क्या है यार, वो आने तो है नहीं क्वेश्चन, मैंने तुम्हें प्रूफ दिखा दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें नोट दे दूंगा, अगर तुम्हारा उसके बाद ही मन है तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, जो काम की चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं बोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसीलिए मैंने सारे प्रूफ के साथ तुम्हें दिखाया, सारे क्वेश्चन दे दिए मैंने, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट भी कर दिया, तुम जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इसको। ठीक है, इसीलिए किया ताकि तुम्हारा ट्रस्ट बन सके, है ना, और तुम खुद देख सको कि क्या पैटर्न जेई मेन में चल रहा है। और इसी में यार काफी टाइम लगा है, बैक रिसर्च इतनी लगी है, ये वीडियो तो बहुत छोटी है, इसके पीछे बहुत सारा काम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना पड़ता है, तो हमारे लिए मटेरियल रेडी करना पड़ता है। इसी वजह से वो जेई एक्सप्रेस सीरीज जो चैनल पे चल रही थी उसको मैंने थोड़ी टाइम के लिए पॉज किया है। उसको हम जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलो, तो बोर एटॉमिक मॉडल, तो बोर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है भाई, तो ये कुछ कुछ तुम्हारे रदरफोर्ड से सिमिलर ही है। तो ये क्या कहता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, वही सेम न्यूक्लियस को ये भी मान रहा है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑर्बिट है ना, और इसके बाद फिर और ऑर्बिट ऐसे, मतलब मल्टीपल ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ, और इन जो मल्टीपल ऑर्बिट्स हैं, है ना, इनका रेडियस फिक्स्ड है, वो भी हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, हर एक अलग एटम के लिए रेडियस फिक्स्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व कर रहा है, और ये इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, है ना। एनर्जी लेवल्स क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है और वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा है, ऐसा मान के चल रहा है कि यहाँ पर एनर्जी फिक्स्ड है। तो ये बोर का टॉपिक मॉडल, मुझे अपने टाइम में बहुत डाउट होता था यार, रदरफोर्ड से सिमिलर ही तो है। तो कुछ कुछ सिमिलर है, बट बस इसमें एक साथ में स्टेटमेंट और ऐड किया गया है कि एनर्जी फिक्स्ड है इन ऑर्बिट्स में। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कुछ है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब तक ये रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। फिर
उसके बाद उससे कुछ हायर एनर्जी ऑर्बिट ये है, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी ऑर्बिट और होगा, और ऐसे एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, और ऐसे हर ऑर्बिट की एनर्जी भी हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है। चलो। और जब ये इससे बहुत दूर होगा तो जीरो होगा। अब ये मूव क्यों कर रहा है भाई? तो इनके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें अब लिखना आता होगा अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है। बाकी K Q1 Q2/r² इस तरीके से लिखते हैं उसका फोर्स। तो ये भी चार्ज पार्टिकल हो गया बेसिकली तुम्हारा, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो चार्ज ही है, पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इनके बीच में। और वही अट्रैक्टिव फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जो इसको इस ऑर्बिट में रोटेट इस तरीके से, रिवॉल्व इस तरीके से करा रही होगी। ठीक है। तो यही है तुम्हारे बोर की थ्योरी। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, रेडियस वेडियस, वो आगे एलिब्रेट करेंगे, पहले तुम लिख लो है क्या, जैसे तुम्हें बता दिया और लिखवा भी देता हूँ। ठीक है। तो लिख सकते हो, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अच्छा, तुम लोगों ने फीडबैक दिया नहीं कि मैं लिख के लाऊं या इस तरीके से लिखाऊं। तो जब तक तुम फीडबैक नहीं दोगे तब तक मैं इस तरीके से लिखाता रहूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं स्लाइड्स बना के और ऑलरेडी लिख के लाऊं, तो वो चीज़ तुम कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ तुम प्रेफर करोगे। ठीक है। इसके लिए मैं एक पोल भी डाल दूंगा चैनल पे थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम में, जब थोड़े से लोग और बढ़ जाएंगे तो फिर उसमें तुम रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। थोड़ा बहुत लिखा दे रहा हूँ। ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ एटम। इट इज situated at the center of the atom। ठीक है। तो सेंटर ऑफ द एटम पर ये सिचुएटेड है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है। फिर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि अगर रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कूलम्बियन फोर्स बोल दो, ज्यादा अच्छा है। कूलम्बियन फोर्स exerted by न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस तो स्टेशनरी है ही, तो कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ भी बोलो। ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो उस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो अब फोर्स को हम क्वांटिफाई तो कर ही सकते हैं यार। तो देखो इस पर चार्ज कितना है, देखो फोर्स हम कोलम्बियन फोर्स किस तरीके से लिखे हैं, लिखते हैं K Q1 Q2/r²। या इसका ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एयर में है तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है। तो लिखते हैं भाई। तो अगर ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, लेट से इसके ऑर्बिट का रेडियस अगर आर है, तो क्या मैं फोर्स ऐसे नहीं लिख सकता? 1/4πε0 Q1, यानी कि ये इस पर कितनी फोर्स, इसमें कितना चार्ज होगा भाई? लेट से जो भी एटम है इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो कितने प्रोटॉन होंगे इसमें जिनकी वजह से चार्ज होगा? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो जेड ही मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है। ई हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में देखो तो जेड प्रोटॉन है, तो जेड प्रोटॉन के चार्ज कितना हो जाएगा? जेड ई। तो जेड ई लिख देंगे यहाँ पर। और इधर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई ही होगा, ई। और ये हो गया रेडियस तुम्हारा आर, तो R²। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/4πε0 ZE²/r²। या फिर इसको मैं KZE²/r², तुम्हारा मन जो भी लिखो, हम के को प्रेफर करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो KZE²/r² है, यही है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत यूज आने वाला है आगे। नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, कूलम्बियन फोर्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक तो ये बात बोली, ठीक है। दूसरी इन्होंने क्या बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ये कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व, ऐसा नहीं कहीं भी मिल जाएंगे। तो कुछ स्पेसिफिक रेडियस होगा, ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे कुछ स्पेसिफिक जिनका रेडियस स्पेसिफाइड होगा, और उनकी कुछ एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग वो होगी, क्या कहते हैं, सेट होगी, ठीक है। लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी है, और इसकी कुछ और है, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे नेगेटिव में होती है ये, जैसे मान लो -10 इसकी है, -8 इसकी है, इस तरीके। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दे दिया, होती ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तो -10 से -8 ज्यादा है, तो इसलिए ये हायर एनर्जी लेवल है बाहर वाला, ठीक है। और एनर्जी फिक्स्ड है कि कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की इसमें, और ये चेंज नहीं होगी, इसलिए ये कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ऐसा बोर ने एज्यूम किया था, ठीक है। तो यही चीज लिखते हैं आगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव ओनली, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ओनली, क्या होगा, इन सर्टेन, यार कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड यार, अपना डिस्क्रीट ऑर्बिट्स known as stationary orbits, और इनमें एनर्जी फिक्स्ड होती है, जैसा मैंने तुम्हें बताया, और हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, है ना। या स्टेशनरी ऑर्बिट, या इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो कि एनर्जी लेवल हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है, इस तरीके से। और इन ऑर्बिट की खास बात क्या होती है, दे सेटिस्फाई बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या है भाई, तो अकॉर्डिंग टू बोर, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल, तो एल इक्वल टू होता है तुम्हारा mvr, इसको तुम mvr भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली mvr ही होता है ना, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मोमेंटम इनटू रेडियस, ठीक है, mvr, ये तुम्हें पता होगा। यही सब थोड़ा बहुत रोटेशन रोटेशन का यूज आता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए डेफिनेशन क्या है, पूरा रोटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अगर तुम्हें पता है तो तुम ये चीजें कर सकते हो, यही है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, नहीं पता तो अभी के लिए मान लो कि mvr ही होता है, ठीक है, उसके बाद देख लेना जब रोटेशन पढ़ोगे तो, इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारी कोलम्बियन फोर्स के बराबर है, ठीक है। और दूसरा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये चीज सेटिस्फाई करेगा, तो इस तरीके से तुम्हारी कुछ एन की वैल्यूज आएंगी। जैसे अगर एन इक्वल टू 1 रखोगे तो उसके लिए तुम्हें कुछ बेसिकली वी और आर मिलेगा, वी का और आर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये है। तो बेसिकली जो एम वी आर होगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, वो एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली, है ना, ये एच अपॉन 2 पाई। और इस एच अपॉन 2 पाई को हम एच क्रॉस भी बोलते हैं, ये कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं जगह एच क्रॉस दिया होता है क्वेश्चन में, तो एच क्रॉस कुछ नहीं है, वो एच अपॉन 2 पाई को ही एच क्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली एन इक्वल टू 1 2 3 के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम्स आएंगे, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल होंगे, ऐसे ही ऑर्बिट्स परमिटेड है, ठीक है, जिनमें ये एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब तुम्हें पता चल गया कि परमिटेड एनर्जी लेवल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, और वो कैसे डिसाइड होंगे, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के हिसाब से, जिनका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर्स ही होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से। चलो, अब एक चीज और ध्यान में देने वाली है, खैर इसको मैं बाद में बता सकता था। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, ये है न्यूक्लियस,
इसके अराउंड इस तरीके से तुम्हारे एनर्जी लेवल्स होंगे अलग अलग, ठीक है, सर्कुलर। लेट से n इक्वल टू 1, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी, ये होगा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। इनकी करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी जिसमें हायर एनर्जी लेवल जो जितना दूर है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल से लेट से कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, लेट से थर्ड से वन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एनर्जी E3 थी, यहाँ पर E2 थी, यहाँ पर E1 थी, तो हम एक चीज कह सकते हैं, ये थर्ड से वन में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये रेडिएशन एमिट करेगा। जो कांस्टेंट रेडिएशन एमिट करने वाली बात थी वो नहीं है, बट अगर ये अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब ये जरूर कुछ रेडिएशन इस तरीके से एमिट करेगा। और रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में एमिट होता है, तो ये बेसिकली यहाँ से एक फोटोन एमिट करेगा और खुद जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ जाएगा। तो बेसिकली इस फोटोन की अगर मुझे एनर्जी लिखनी हो तो ये यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो इसकी एनर्जी पहली बात तो एच न्यू टाइप की होती है, ये हमने अभी देखा था, है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते वक्त जहाँ फोटोन की बात की थी। तो ये एच न्यू तुम्हारा किसके बराबर होगा, E3 माइनस E1। मतलब E3 हायर एनर्जी लेवल था, उससे कुछ जैसे मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या फिर वही माइनस में लेता हूँ, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डाउन चला गया है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रिलीज करेगा, -8 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करेगा तो -10 में आ जाएगा और इस एनर्जी लेवल में घूमने लग जाएगा। तो इस तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो। ये अभी हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हायर से लोअर और लोअर से हायर कैसे जाता है, ये अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है और मुझे यहाँ भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ ये कैसे आता है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे। इतना समझने वाली बात है कि जब ये हायर से लोअर में आएगा तो जो एनर्जी चेंज होगा, जो रेडिएशन एमिट होगा, उसकी एनर्जी तुम इस तरीके से एनर्जी लेवल डिफरेंस से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है। अब इसको मैं लिखा नहीं रहा, अपने वर्ड में लिख लो, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा किस तरीके से स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है जिनका रेडियस फिक्स है और जिनका उस रेडियस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फिक्स होती है। तब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो देखो, एक हमने बोला कि जो हमारा MVR है वो NH/2 पाई होगा। एक ये बोर्स का क्वांटाइजेशन, सॉरी बोर्स क्वांटाइजेशन है, ठीक है। बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा हमने बोला जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो कौन प्रोवाइड करेगा, k/2/r², ठीक है। ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर देगा। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो अननोन क्या है, V और R, इसमें भी है V और R। तो ये है बेसिकली तुम्हारी टू इक्वेशन, टू अननोन, टू इक्वेशंस, टू अननोन V एंड R। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, उसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। जब तुम खुद से सॉल्व करके देख लेना, मैं तुम्हें सीधा रिजल्ट बता रहा हूँ। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो V का जो वैल्यू निकल करके आता है यहाँ से, पहले R बता देता हूँ, सॉरी। तो R की जो वैल्यू आती है बेसिकली nth ऑर्बिट का रेडियस, है ना, वो क्या आता है तुम्हारा h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड, सॉरी पाई me²n² बाई जेड। तो ये सारी चीज कांस्टेंट है, तुम देख सकते हो, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, h एप्सिलॉन नॉट पाई सब कांस्टेंट है। तो इस तरीके की वैल्यू आती है जो कि n पर और z पर डिपेंड कर रही होती है। तो बेसिकली हर z तो तुम्हारा अगर एटम फिक्स कर दिया मैंने तो z फिक्स हो गया। तो फिर हर ऑर्बिट का डिफरेंट एक रेडियस होता है, उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, nth ऑर्बिट का रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z होता है, बट अगर मैंने z फिक्स कर दिया, लेट से हाइड्रोजन की बात करें तो z1 हो जाएगा, तो r जो है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और उस तरीके से लिख सकते हो। अब ये जो वैल्यू आई, ये कांस्टेंट, इस पूरे को सॉल्व करके ये वैल्यू आती है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। अगर मुझे nth ऑर्बिट का रेडियस लिखना है तो एंगस्ट्रॉम में वो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला जो तुम्हें याद होना चाहिए वो है आर एन एच का, जो कि होगा 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा इसमें एक और तरह का क्वेश्चन, अब इस फॉर्मूला से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो तुम्हें nth ऑर्बिट का रेडियस पूछेगा एटॉमिक नंबर दे करके वो, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² ही तुम्हें दिख रहा है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z ही तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों चीजें पता है तो बस इतनी है, बस, ठीक है। ये तो हो गई आर एन एच की बात। इसके अलावा हमने बोला था कि यहाँ पे एक दूसरा अननोन क्या है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट क्या निकल करके आएगी, तो ये भी हम जब सॉल्व करेंगे
तो इसकी वैल्यू निकल करके आती है तुम्हारी ओवरऑल, बता रहा हूँ, E² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट H Z/n, ये निकल करके आती है। इसको सॉल्व करोगे तो VnH, जो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, वो क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तुम ऐसे लिख सकते हो। इसमें भी वही ध्यान रखने की बात है, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी पूछ सकता है, तुम्हें ये डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ सकता है भाई, यही है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इन चीजों पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, पहली बात तो तुम्हें ये डायरेक्टली, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि आर एन एथ पूछ सकता है और ऐसे रेशियो वाले पूछेगा, वी एन एथ पूछ सकता है ऐसे रेशियो वाले पूछेगा, ठीक है। ये इसके अलावा तीसरा ये है, जैसे हमने यहाँ पर इनको निकाला कैसे, जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म नहीं किया, वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम चाहे तो खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या की, बोर क्वांटाइजेशन, ये तो हमेशा लगाना ही है। दूसरा हमने क्या किया, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तुम्हारी बराबर कर दी kz² r²। अच्छा, कई जगह तुम्हें क्वेश्चन का टाइप देखने को मिलेगा, इसको नोट डाल के ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा नोट, क्वेश्चन टाइप, है ना, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या, एक पोटेंशियल फंक्शन दिया होगा, ठीक है, u इज इक्वल टू समथिंग, कुछ r का फंक्शन होगा वो बेसिकली, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे दिया बेसिकली, और वो रेडियस r पर डिपेंड कर रहा है। और तुमसे फिर बोल दिया कि इस अगर ये फंक्शन है तो nth ऑर्बिट का रेडियस बताओ क्या होगा, ठीक है। या रेडियस तुम्हारा इस तरीके से पूछ लेगा कि रेडियस किससे, रेडियस का रिलेशन एन के साथ पूछ लेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, इस तरीके का कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको इन तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, देखो यू दिया है, तो एक चीज तुम्हें पता होगी कि फोर्स होती है तुम्हारी -del u/del r, या du/dr बोल लो, तो यहाँ से तुम इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स लिख लोगे, ठीक है। जैसे ही फोर्स लिख लिया, इस फोर्स को तुम्हें बराबर करना है mv²/r के, ठीक है, जहाँ पे हम पहले से ये कोलंबियन फोर्स को बराबर कर रहे थे, अब तुम्हें कोलंबियन फोर्स की जगह है बस ये वाला, क्योंकि पोटेंशियल के साथ एक फोर्स आएगी, उसको mv²/r से डिवाइड करना, तो एक इक्वेशन ये बनेगी तुम्हारी, और दूसरी इक्वेशन तुम्हारी वही mvr इक्वल टू NH/2 पाई। अब यहाँ से अगर तुम्हें रेडियस पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, दोनों तुम निकाल सकते हो। अगर रेडियस पूछा है तो v को एलिमिनेट कर दो, तो इक्वेशन टू अननोन। और अगर क्या कहते हैं वेलोसिटी पूछा है तो r को एलिमिनेट कर दो। इन टर्म्स ऑफ n और z तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। z तुम्हें बेसिकली गिवन नहीं होता, n के टर्म्स में आ जाएगा, तो इस तरीके का कुछ आएगा तो तुम बता सकते हो भाई कि क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो दिखाऊंगा तुम्हें और क्लियर होगा उससे। तो ये हो गया रेडियस और वेलोसिटी। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अगली चीज इसमें एनर्जी, ठीक है। पहली बात, सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, हाफ mv²। अभी हमने बोला कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो होता है kz²/r² के बराबर, ठीक है। r से r काट दो, तो यहाँ से mv² की वैल्यू kz²/r दिख रही होगी तुम्हें, तो हाफ mv² तुम्हारा हो जाएगा kz²/2r। तो यही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी तुमने इस तरीके से लिख ली, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। चलो, तो अगर एक इस तरीके का न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर तुम दो पॉइंट के बीच में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे वैसे ही लिख सकते हो। तो इसका चार्ज है जेड, तो k q1 q2/r लिखते थे, तो इसको सिंपली लिख दोगे u इक्वल टू k Z²/r, ठीक है। पर नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। चलो, वैसे भी देख सकते हो ना यार, इसका चार्ज प्लस जेड ही है, इसका चार्ज माइनस ई होगा ना, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तुम्हें पता होगा, ठीक है, ये हो गया यू, ये नेगेटिव आ गया। टोटल एनर्जी लिखेंगे भाई, टोटल एनर्जी,
टी। तो टी बेसिकली तुम्हारा के प्लस यू हो जाएगा। के क्या था भाई, के जेड स्क्वायर बाई टू आर, के जेड स्क्वायर बाई टू आर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी तुम्हारा निकल करके आएगा माइनस के जेड स्क्वायर बाई टू आर। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल एनर्जी निकल करके आया माइनस के जेड स्क्वायर बाई टू आर। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा निकल करके आया के जेड स्क्वायर बाई टू आर। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा निकल करके आया के जेड स्क्वायर बाई आर, ये भी माइनस के साथ था। तो पहली चीज दिख रही है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर दूसरी चीज अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें सेम दिख रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये बेसिकली क्या है, अगर इसको देखो, अगर मैं इतना बोलूँ के जेड स्क्वायर बाई आर, तो ये लिखा है यू, तो यू बाई टू के बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी और टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज ये है कि ध्यान रखनी, एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये दिख रहा है जैसे कैसे लिखा है ये तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा तुम्हें एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो भी नहीं सकती। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है लेकिन। ठीक है, तो अब एक चीज मेरे को बता दो यहीं पे, अगर मैं आर को बढ़ाते जाऊं तो टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साफ साफ देख सकते हो भाई कि मैग्नीट्यूड वाइज तो क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है तो सारे के सारे घटने चाहिए। ठीक है, बट ये नेगेटिव में घटेगा, यानी कि टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा बेसिकली। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यही है। ठीक है, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने लिखा एनर्जी, टोटल एनर्जी की वैल्यू हमने क्या लिखी, टोटल एनर्जी को टी लिख रहा हूँ मैं, टोटल एनर्जी को अब मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू हमने क्या लिखी, माइनस के जेड स्क्वायर बाय टू आर, ये लिखी थी। अब इसमें अगर मैं आर की वैल्यू जो हमने ऊपर आर एन एच निकाला था, आर एन एच की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे ई एन एच मिल जाएगा। तो एन एच एनर्जी लेवल, जैसा मैंने तुम्हें कहा कि हर एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स होती है, जो मैंने तुम्हें एकदम स्टार्टिंग में बोला था। तो उस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है ये भी तुम लिख सकते हो, तो अब हम वही निकालने जा रहे हैं। तो आर एन एच का हमने यहाँ से एक वैल्यू निकाला था। ठीक है, यहाँ से लेके आते हैं ये वाली। ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ एक्सप्रेशन में लिख दूँ तो मुझे ई एन एच मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे ई एन एच का एक्सप्रेशन आता है। ये सारी चीजें तुम चाहो तो खुद से करके देख सकते हो, आर एन एच निकालो फिर ई एन एच भी निकाल लेना उसी से। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। तुम भी चाहो तो अवॉइड कर सकते हो क्योंकि जेई मेन में का कोई यूज नहीं आने वाला है। ठीक है, कि कैसे डिराइव किया। ठीक है, बस एक ही चीज डिराइव करना आना चाहिए, वो जो मतलब जैसे तुम्हें बताया ऊपर वो यू वाले क्वेश्चन वो कर लोगे तो बस उतना काफी है। तो ई एन एच तुम्हारा निकल कर जाएगा माइनस, तो माइनस के लिए स्क्वायर बाई आर था, मैं लिख देता हूँ। तो माइनस एम ई की पावर फोर अपॉन एट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन। तो ये निकल करके आता है एन एच एनर्जी लेवल का फॉर्मूला तुम्हारा। ठीक है, अब हम क्या ये याद रखेंगे, नहीं, जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है इसमें नीचे एच सी से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर एच सी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका एक ये कांस्टेंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि ये आप तुम देख सकते हो एम ई की पावर फोर अपॉन एट एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी। इसकी वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की 1.097 इंटू टेन रेज की पावर सेवन पर मीटर। आर से डिनोट करते हैं इसको, या इसको कई जगह क्वेश्चन में नियरली 1.1 इंटू टेन रेज की पावर सेवन पर मीटर भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं एनर्जी इसके टर्म में लिखना चाहूँ तो लिखूंगा, इस पूरे को मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट लिख दिया, तो आर इंटू एच सी इंटू जेड स्क्वायर बाई एन। तो आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इस आर एच सी को ना हम बोलते हैं वन, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है देखो। ठीक है, तो एनर्जी का ही इसका भी होगा, तो इसको बोलते हैं वन रेडबर्ग एनर्जी, क्योंकि ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, तो वन रेडबर्ग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वन आर सी एच वो होती है 2.17 इंटू टेन रेज पावर माइनस एट जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो।
ये माइनस लगाना भूल गया, ठीक है। तो बस अब जो फाइनल फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है वो ये है एनएच एनर्जी लेवल का। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, माइनस इस पूरे आरसीएस की वैल्यू मैंने 13.6, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है, ये मैं लगाना भूल गया था, ठीक है। ये आएगा पहला फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है एनर्जी का। दूसरा आएगा ईएनएच का, ये बस जूल वाला। ये रहा 2.18, कहाँ गया, अभी हमने वैल्यू लिखी थी ना, ये 2.17 टेन टू पावर माइनस 8, 2.17 इंटू टेन टू पावर माइनस 8 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे जूल। वैसे ये वाला कम यूज होता है, मेन फॉर्मूला यही है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार तुम्हारे लिए तीनों मैं समराइज कर देता हूँ, जो मेन मेन चीजें तुम्हें यहाँ से लेके चलेंगी जिनसे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक है तुम्हारा आर एन एच का फॉर्मूला, जो कि आया 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा आया तुम्हारा वी एन एच का फॉर्मूला, जो कि आया 2.18 इंटू टेन टू पावर 8 था ना शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ, सॉरी 6 था, ये टेन टू पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, इसमें एन स्क्वायर बाई जेड था, इसमें जेड बाई एन है। तीसरा तुम्हारा आएगा ई एन एच का फॉर्मूला, जो कि हमने निकाला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसी को 2.17 इंटू टेन टू पावर -8 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये वाला तुम्हें केमिस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी तुम्हारा काम इन तीनों से चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन के लिए तो ये तीनों तुम्हें पता होने चाहिए। और साथ साथ ये ध्यान एकदम क्लियर होना चाहिए कि आर एन एच एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी एन एच जेड बाई एन, और ई एन एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये चीज तुम याद कर लो तीनों, और इनसे देखना तुम्हारे जो 80 क्वेश्चन है ना, 80 में से बेसिकली 55 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही से हो जाएंगे भाई, 50 से ऊपर ही, ठीक है। ये हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, नोट करके लिख लो, कुछ ऐसे अलग से टर्म पूछ लेगा। कैसे टर्म्स? देखो, देखो तुम्हें आर एन एच पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड है। वी एन एच पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन है। और एनर्जी पता चल गया जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछ लिया कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जब वो रोटेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जेड बाई एन, अगर उसका कुछ एन से रिलेशन पूछ लिया इस तरीके का, या दो अलग अलग ऑर्बिट में कंपेयर करने को चलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की एंगुलर वेलोसिटी कंपेयर करो। तो बेसिकली रेशियो तुम्हें अगर ये पता है कि किससे, जैसे अगर मैं रेडियस कंपेयर करने को बोलूँ कि सेकंड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस कंपेयर करो, तो R1/R5 तुम एन स्क्वायर एन1 स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर कर दोगे, N1 स्क्वायर बाई N5 स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1, 5 का स्क्वायर 1/25 ऐसे कर दोगे। इस तरीके से तुम रेडियस कंपेयर कर लोगे। सिमिलरली अगर मुझे इसी तरह की कुछ चीज ओमेगा में पता चल जाए, तो मैं ओमेगा भी कंपेयर कर सकता हूँ फर्स्ट और फिफ्थ का। जैसे वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी तो ये तो तुम्हें डायरेक्टली पता ही है, ओमेगा का कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तीन पता है तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ओमेगा क्या होता है भाई? ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की भी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ओमेगा बेसिकली क्या होता है, एक चीज और बताओगे कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं ये। तो ओमेगा या सर्कुलर मोशन में v बाई आर, ये हो गया। बस v किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जेड बाई एन अपॉन आर किससे है, एन स्क्वायर बाई जेड। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। यानी यहाँ से निकल आया ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ठीक है। क्या ये याद रखने की जरूरत है? नहीं। अगर तुम्हें ये चीज आती है तो सिंपली बस ऐसे रेशियो बना लो, ठीक है। बी और आर तो पता ही है, ये तीनों पता हो, और ये चीज आती है तो तुम्हारा ओमेगा निकल गया, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा से तुम्हें पूछता है फ्रीक्वेंसी, जब क्या कहते हैं उसके अराउंड घूम रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता हो सर्कुलर मोशन और एसएचएम के बीच में कोरिलेशन होता है, ये भी हम पढ़ाते हैं, एसएचएम में कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग सर्कुलर मोशन पढ़ाते हैं। तुम्हें नहीं पता तो तुम इतना समझ लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नहीं पता तो बस इतना याद कर लो, ठीक है। अगर ऐसा कर दें तो अगर वेलोसिटी का भी तुमने निकाला जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा ही रहती है, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और ये ओमेगा बराबर होता है
2 पाई एफ के, यानी कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। यहाँ से तुम सीधे सीधे कह सकते हो कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है ना। ये डायरेक्टली कह सकते हो। अगली चीज तो फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब टाइम पीरियड, तीसरी चीज, ये तीन ही चीजें होती हैं भाई। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये तीनों चाहे तो याद कर लो, चाहे तरीका पता है, तुम वहीं ऑन द स्पॉट गेस कर सकते हो, ठीक है। यही है। अच्छा अब एक चीज और, इस पे एक बार सवाल पूछ लिया था इसलिए बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। इसको ऐसे कैसे याद कर लो, इसका रीजन दूंगा तो मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है अभी। इसको याद कर लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बस इसी चीजें पता होंगे तुम्हें 4 नंबर मिलने हैं यार, तो याद कर लो कि मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा एन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिकली आधे से ज्यादा तुम्हारा बोर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, जैसे हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात की, अभी तक तुमने क्या क्या समझ लिया। बोर का मॉडल होता कैसा है तुमने समझ लिया, कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक रेडियस के एनर्जी ऑर्बिट्स में घूमेंगे। इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होगी, इसमें कोई रेडिएशन एमिट नहीं होगा जब तक ये इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इनके करस्पॉन्डिंग हमने उनके रेडियस निकाल लिए ऑर्बिट्स के, उनकी हमने वेलोसिटीज निकाल ली इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हमने एनर्जी की बात कर ली कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होती है, और nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमने बात कर ली ये अगर ऐसी क्वांटिटीज एंगुलर मोमेंट, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पूछे तो कैसे करेंगे। फिर हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो पता चल गया कि स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में वो घूम रहा है, बट जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि अगर वो एक एनर्जी लेवल में है तो उससे हायर एनर्जी लेवल में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, है ना। और हायर एनर्जी लेवल से बेसिकली मेन चीज तो ये है कि हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर में आएगा तो मैंने तुम्हें बोला था कि रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन की एनर्जी हम एनर्जी लेवल के डिफरेंस से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी की बात करेंगे, इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनकी बात अब करेंगे, तो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम्हें ब्रेक लेना हो तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर के आ सकते हो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यार चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, हमने एनर्जी लेवल डिफाइन किए। अब हम बात करेंगे कि अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके लिए क्या कैसे होता है, रेडिएशन वगैरह वो जो एमिट करेगा उसकी एनर्जी वगैरह, या वो कैसे करता है, ये सारी चीजें उसके रिलेटेड टर्म्स है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, है ना, कि देखो पहली बात, हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये निकाला। लेट से मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो 1 हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालूं, यानी कि n=1 के करस्पॉन्डिंग, n1 के करस्पॉन्डिंग, तो मुझे मिलेगी -13.6/1, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं अब सेकेंड E2 निकालूं, सेकेंड के करस्पॉन्डिंग n2, अगर मैं n=2 रखूं, इसीलिए n=1 था, है ना, n=2 रखूं, तो मुझे मिलेगा -13.6/2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड के करस्पॉन्डिंग निकालूं, n=3, तो मुझे मिलेगा -13.6/9, यानी कि -1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ के करस्पॉन्डिंग निकालूं तो n=4 रखूंगा, ये मिलेगा -13.6/16, यानी कि -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E5 फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग निकालूं, n=5 रखूं, तो यहाँ पे रखूंगा -13.6/25, इसको लिखूंगा तो ये बनेगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पांच वैसे तुम वैल्यूज याद भी रख सकते हो, 1 की 13.6, फिर 3.4, फिर 1.56, फिर -0.85, -0.5। बेसिकली पहली बात तो एनर्जी नेगेटिव होती है, बताइए। यहाँ से यहाँ तक गए तो एनर्जी लेवल, क्योंकि एनर्जी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव -13.6 -3.4 बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, तो ऐसे बाहर जाते जाते, बट एक चीज तुम देखोगे, गैप कम होता जा रहा है। यहाँ से देखो कितना गैप है, ऑलमोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ये ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो गया। फिर ये वाला तुम्हारा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो गया, ये वाला 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो गया, तो गैप कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी लेवल बनाना चाहूँ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, वैसे तो ऐसे ये राउंड इसके बाहर बाहर ऑर्बिट होते हैं, बट मैं इसको फ्लैट करके बना रहा हूँ। तो लेट से पहला एनर्जी लेवल है ये, n=1, इसकी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए बना रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए बनाना है जिसके लिए जेड वन है। अगर किसी और के लिए होगा तो उसके जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाना इन्हीं को, तो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अभी हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो एन इक्वल टू वन। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है भाई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला हमने बनाया एन इक्वल टू टू। इससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगला बनाया तो इससे बहुत ही पास बनेगा, क्योंकि देखो अगर वैसे देखें तो ये दो का, ये 10 का गैप है, तो ये 2 का गैप है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बनेगा एन इक्वल टू थ्री -1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला गैप और कम बनेगा, एन इक्वल टू फोर। ये वाली वैल्यू याद रख लो, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 5 तक याद रख लो, इसके ऊपर की जरूरत नहीं पड़ती है, देखिए थोड़ा सा और पास बनाना चाहिए था, बट जगह नहीं बच रही, तो इस तरीके से बना रहा है, एन इक्वल टू फाइव। इसके लिए कितनी है? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरीके से एनर्जी लेवल है। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब इनके करस्पॉन्डिंग तुम गैप ले सकते हो। इसका करस्पॉन्डिंग गैप लिख लो, इसका करस्पॉन्डिंग गैप लिख लो। जैसे अभी मैं एक गैप लिखता हूँ, ये गैप है तुम्हारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये वाला गैप है तुम्हारा कितना? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ऐसे तुम अलग अलग गैप्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कितने कितने गैप्स हैं। ठीक है, तो ये होते हैं एनर्जी लेवल्स, ये तो तुम्हें पता चल गया, है ना। अब लेट से मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो एन इक्वल टू वन में घूम रहा है। अच्छा, एक चीज और यहीं पे लिख लो, एन इक्वल टू वन को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। और इन सारी स्टेट्स को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है। इसमें एन इक्वल टू तुम्हारी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल टू थ्री है तुम्हारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि बात समझे, अगर कहीं लिखा है कि सेकेंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कहीं लिखा है, अगर इस तरीके से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स कि एन इक्वल टू फाइव, फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है, तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इनको। हुआ क्या, लेट से कोई एक इलेक्ट्रॉन था जो कि एन इक्वल टू वन ग्राउंड स्टेट में अपनी प्रेजेंट था। हमने क्या किया, इसमें कुछ एनर्जी दी इसको इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हम एनर्जी देंगे। अगर वो एनर्जी सफिशियंट होगी इसको यहाँ से एक्साइट करा के ऊपर के किसी ऑर्बिट में ले जाने की, तो ये यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर चला जाएगा, और हम बोलेंगे कि एक्साइट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी की बात कर लेते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है यहाँ पर। अब मुझे इसको एक्साइट करके ऊपर भेजना है, लेट से मुझे n इक्वल टू टू में भेजना है। अगर मैंने इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी एग्जैक्टली, तो ये घूम उठ करके यहाँ चला जाएगा, क्योंकि फोटोन एग्जैक्टली एनर्जी पैकेट, फोटोन क्या होता है, हमने पिछले बार बात की थी पिछले लेक्चर में, कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो अगर वो एनर्जी सफिशियंट इसके जस्ट बराबर होगी जितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए यहाँ से यहाँ जाने में, तो ये यहाँ से उठ करके इस ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, 10.2 थी तो ये यहाँ चला जाएगा। अगर 10.2 प्लस 1.89 इतनी दे दी, इन दोनों का add करके, तो ये यहाँ चला जाएगा। बट अगर इसके बीच में कहीं दी, जैसे मान लो ये 10.2 और 1.8, तो कहीं ना कहीं 12 के आसपास आएगी। ठीक है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है वैसे। अगर मैंने 12.09 ना दे करके मैंने लेट से इसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इससे ज्यादा हो गई और इससे कम रह गई, तो यहाँ बीच में कहीं। तो अब क्या करना चाहिए, कई लोग सोचेंगे कि ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और एक्सप्रेस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स्ड है ऑर्बिट के हिसाब से, इसकी हमने बात की हुई है, तो यही बोर का मॉडल है। तो अगर मैंने कुछ बीच की एनर्जी दे दी ना, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी लेट से, तो कुछ नहीं होगा, यहीं पड़ा रहेगा, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। एग्जैक्ट एनर्जी मिलेगी तो ही ये ऊपर जाएगा और एक्साइट होगा, अदरवाइज ये एक्साइट नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। तो अभी हम केवल एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, तो वही समझा रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट के लिए जितनी चाहिए अगर उतनी दे दी, तो यहाँ एक्साइड हो जाएगा। और फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर ये गैप फिल करना है, इस गैप के बराबर की एनर्जी दे दी, तो यहाँ एक्साइड हो जाएगा। सिमिलरली इस गैप तक की एनर्जी दे दी, तो यहाँ एक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हो सकते हैं, बट फाइनली एक होता है तुम्हारा एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब बाहर ही निकल गया इस रेंज से, और यहाँ पर एनर्जी हो जाती है तुम्हारी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक बात समझो, कि अगर मुझे इसको इस एटम को मतलब बेसिकली इसके पूरे इससे बाहर ही निकालना है, रेंज से, इसके न्यूक्लियस की रेंज से बाहर ही निकालना है। अगर मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसकी एनर्जी है इन द ग्राउंड स्टेट, इतनी पूरी एनर्जी दे दूं, तो ये सीधा एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट जहां पर जीरो है वहां चला जाएगा। ठीक है,
तो अगर ये ऐसा कर दिया मैंने 13.6, तब तो ये एक्साइड होके इससे बाहर ही निकल, आयोनाइज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं आयोनाइज हो जाना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल गया। ठीक है, आयोनाइज हो गया। तो आयोनाइज के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 13.6 है। ठीक है, चलो आयनाइज हो गया। ठीक है, अगर मैं 13.6 से ज्यादा दे दूं, मान लेट से 14 दे दूं, 14 दे दूंगा, तो 13.6 में तो ये आयनाइज होगा, और प्लस जो 0.4 एक्स्ट्रा बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट वाला केस, आयनाइजेशन वाला केस है, तब ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। बट अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा हो तो एग्जैक्ट एनर्जी ही चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली गई, वो नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स्ड होती है हर लेवल की। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब चलो इसको मैं थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ तुमको कि क्या क्या है ये सारी चीजें जो मैंने अभी तुम्हें बोली। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट तो समझ ही गए होगे, अब इसको लिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, पहले तुम्हें मैंने बताया। अच्छा, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ यार यहीं से, यहीं तो मेरा थोड़ा काम बच जाएगा। ठीक, लेट से, है ना, ये हो गया। मुझे एक ऑर्बिट है, यहाँ से यहाँ जाना है, या यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, या लेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है और यहाँ से मुझे यहाँ कहीं जाना है, कहीं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है। तो उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम बोल देते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज, एक्साइटेशन एनर्जी। एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए जितनी एनर्जी देनी होगी। इसके लिए खास बात क्या है भाई, ये लिख सकते हो कि फिक्स्ड। जैसे अगर तुम्हें यहाँ से एग्जाम्पल, अगर n इक्वल टू 1 से 2 जाना है, ठीक है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। और n इक्वल टू 2 से सॉरी 1 से 3 जाना है, तो 10.2 प्लस 1.89 यानी कि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, बट अगर लेट से, है ना, मैंने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, ठीक है, जो कि ज्यादा है 10 पॉइंट क्या कहते हैं 28 से, एक मिनट, 10.2 से ये 11, और कम है तुम्हारे 12.09 से। तो क्या ऐसा होगा कि यहाँ 10.2 में चली जाए प्लस 0.8 काइनेटिक एनर्जी में चली जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो फिक्स्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो एक्साइटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्साइटेशन होगा ही नहीं, कहने का मतलब, अगर हमने एग्जैक्ट एनर्जी नहीं दी। बट क्या ये चीज आयोनाइजेशन के लिए भी फिक्स है? एक्साइटेशन का मतलब क्या है भाई? एक ऑर्बिट से दूसरे में जाना, लोअर टू हायर, ये होता है तुम्हारा एक्साइटेशन। हायर से लोअर आओगे तो डी एक्साइटेशन बोलते हैं, उसको भी हम आएंगे आगे। बट अगर तुम किसी भी ऑर्बिट से यहाँ से सीधे बाहर निकल जा रहे हो, लेट से तुम ग्राउंड स्टेट से सीधे बाहर निकल जा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं लिख रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी। इनके नोट्स चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर कहोगे तो मेरे को ग्रुप पे बता देना एक बार, तो मैं दे दूंगा इसके नोट्स। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट से सीधा बाहर निकाल दूं, रेंज से बाहर, तो इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे इसके लिए होगी, बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन एटम। तो एक एटम में से ग्राउंड स्टेट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, तो कितनी मिनिमम एनर्जी दे दें, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये -13.6 से तुम्हें मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए तो बोल सकते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब इसमें क्या है, इफ मैंने जो है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, है ना,
तो 13.6 से ये आयोनाइज हो जाएगा और बची 0.4 एज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो आयनाइजेशन में ऐसा होता है, क्योंकि इसमें आप तुम एनर्जी लेवल्स के बाहर निकल चुके हो, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि फिक्स एनर्जी लेवल की फिक्स काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हो गया। अब देखो, मैंने, तुम बोलोगे यार मैंने दो चीजों की इसमें बात कर दी। पहले मैंने बोला, अभी मैं हायर से लोअर की तो बात ही नहीं कर रहा, लोअर से हायर की और एक्साइटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने बोला एक लोअर से हायर कहीं से भी कहीं, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ये है 2 से 4 तक का, 2 से 5 तक का, ये था 1 से 2 तक का, ये था 1 से 3 तक का, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। बाकी अगर हम ग्राउंड स्टेट से सीधा बाहर इनफाइनाइट पे निकल गए, तो हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। बट अगर मैं यहाँ हूँ और यहाँ से इनफाइनाइट निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा? तो वही है, बेसिकली कर तो आयोनाइज ही रहे हो, बट क्या अगर मैं ऐसा बोलूं कि n=2 में इलेक्ट्रॉन है और मुझे इसको बाहर निकालना है इस एटम की रेंज से, तो इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी मुझे? देखो, इसमें 2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा, तो यहाँ से सीधा आयोनाइज होकर बाहर निकल जाना चाहिए। तो क्या मैं इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा? नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी फिक्स टर्म है, वो किसके लिए होता है? ग्राउंड स्टेट से सीधा बाहर निकालने वाली एनर्जी को, और वो भी मिनिमम वाली, क्योंकि 13.6 से भी आयनाइज होगा, 14 से भी आयनाइज होगा, 20 से भी आयनाइज होगा, 100 से भी आयनाइज होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक में जाएगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की फिक्स डेफिनेशन है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए। बट अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेट से यहाँ पर है n=2 में, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम हो जाएगा, 13.6 देने की जरूरत नहीं है। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी थी। कुछ एनर्जी अगर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दूं, तो ये जो इससे जुड़ा हुआ था अपने न्यूक्लियस से, इसके अराउंड घूम रहा था, ये घूमना बंद कर देगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इन सेकंड, बाइंडिंग एनर्जी इन थर्ड, बाइंडिंग एनर्जी इन फोर्थ, बाइंडिंग एनर्जी इन फिफ्थ कितनी होगी? सेकंड में बाइंडिंग एनर्जी है 3.4, थर्ड में बाइंडिंग एनर्जी है 1.56, फोर्थ में बाइंडिंग एनर्जी है 0.85 और फिफ्थ में बाइंडिंग एनर्जी है 0.54। तो बाइंडिंग एनर्जी इन दैट ऑर्बिट होती है। अगर तुम उतनी बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, तो ये निकल करके बाहर निकल जाएगा। सिमिलर आयनाइजेशन जैसा हो जाएगा, बट इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी होगा। आयनाइजेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो फिक्स टर्म है फॉर ग्राउंड स्टेट, और अगर एक्साइटेड स्टेट से निकाला तो बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो हेडिंग लिख सकते हो, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, फिगर भी बना दूंगा साथ साथ। फिगर तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ट विजुलाइज होता है। जब ऑनलाइन के फायदे जितने भी हो सकते हैं ना, सारे ले लेने चाहिए। ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं भाई 10 बार यही चीज बनाना। ये हो गया। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे सेकंड से निकाला सीधा बाहर, थर्ड से निकाला सीधा बाहर, फोर्थ से निकाला सीधा बाहर, यहाँ से निकाला सीधा बाहर, बाहर निकालने की एनर्जी। तो लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये न्यूक्लियस वाली बाइंडिंग एनर्जी कंफ्यूज मत करना, वो अलग आएगा, वो हम जब न्यूक्लियर पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। ये एटॉमिक वाली है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा दो और टर्म होते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये क्या होते हैं भाई? देखो, हमने डिफाइन करा आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब अगर मुझे इस हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको आयनाइज करना है, तो मुझे कितनी इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट करना पड़ेगा? 13.6 वोल्ट से। तो जैसे हाइड्रोजन आइटम के लिए अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी लिखूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखूं, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? बेसिकली 13.6 वोल्ट। सिमिलरली अगर किसी एक एक्साइटेशन के लिए एनर्जी तुम्हारी लेट से 1 से 2, n=1 से 2 जा रहा हो, हाइड्रोजन में ही, है ना, हाइड्रोजन में ही, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ती थी? ऊपर हमने लिखा है गैप में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रही, है ना। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी भाई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10.2 वोल्ट, है ना। तो डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, बाकी तो समझ लो कितने पोटेंशियल डिफरेंस है इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट कर दूं कि सीधा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वही तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो मैं लिख देता हूँ, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को
एक्सेलरेट करें और आयनाइजेशन, सिंपल। डेफिनेशन कहीं लिखनी नहीं, समझ में आ जानी चाहिए बस। तो ये हो गया तुम्हारा आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, सारी चीजें। ठीक है। तो अब देखो ये आयनाइजेशन एक्साइटेशन हुआ कैसे। जब लोअर एनर्जी में था उसमें हमने कुछ रेडिएशन दिया, उसको कुछ एनर्जी दी, उसकी वजह से आयनाइजेशन एक्साइटेशन हुआ। बट इसी का उल्टा भी होता है, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आएगा तो वो कैसे होता है उसकी बात करेंगे, डी एक्साइटेशन की। तो हेडिंग डाल सकते हो आगे, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन। तो डी एक्साइटेशन में क्या होता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको तुमने एनर्जी देके एक्साइट तो कर दिया, पर इनका एक्साइटमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लो तुमने यहाँ से इसको एक्साइट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इसको एक्साइट करके तुमने सीधा n = 4 में पहुंचा दिया। या इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ रेडिएशन दिया जिसकी वजह से एक्साइट होकर सीधा n = 4 में पहुंच गया, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ है। ठीक है। तो विद इन बहुत छोटा सा टाइम, 10⁻⁻⁶ के आसपास का टाइम होता है। ठीक है। ये वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। ठीक है। और ग्राउंड स्टेट में आने के लिए करेगा क्या, जैसे अब यहाँ पे तुमने रेडिएशन दिया था, उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था ना, अब ये यहाँ से अगर नीचे आएगा वापस, तो अब ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। कितना रेडिएशन एमिट करेगा, उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी, इस गैप का डिफरेंस, जो कि होगा तुम्हारा यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस बेसिकली। ठीक है। तो जैसे ही ये एक्साइट हुआ, फिर ये वापस डी एक्साइट होगा। अब डी एक्साइट होने के भी कई तरीके हैं। ये n = 4 से 3 में जा सकता है भाई, तो वो भी डी एक्साइटेशन है, 4 से 3 में आ गया। 4 से ये 2 में जा सकता है, वो भी एक डी एक्साइटेशन है। 4 से ये 1 में जा सकता है, वो भी एक डी एक्साइटेशन है। ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इसके पास 3 है, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है। इस तरीके से डी एक्साइट हो सकता है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने जाओगे तो बहुत सारा है। तो पहला हो सकता है यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से सीधा यहाँ आ जाए, ये कॉम्बिनेशन। दूसरा है यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा है सीधे यहाँ आ जाए। ठीक है। अलग अलग तरीके से आना, उसको अल्टीमेटली यही है। तो डी एक्साइड होकर के ग्राउंड स्टेट में आना है, बट उसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है। कि डी एक्साइड जैसे ही ये होगा, पहली बात तो ये 10 × ये 10⁻⁻⁶ इतने कम टाइम में वापस डी एक्साइड हो जाता है। तो जैसे ये डी एक्साइड होगा, डी एक्साइड होते हुए ये अपनी मतलब बेसिकली हायर, ये तो हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो ये कुछ रेडिएशन रिलीज करेगा, और उसकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, जो मैंने तुम्हें ऊपर स्टार्टिंग में एक बार बताई थी। ठीक है। चलो, है ना। तो अपॉन डी एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है। जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि लेट से अगर ये है तुम्हारा इस तरीके का एनर्जी लेवल है, ये n = 3 है, ये n = 1 है, और इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी E3 थी, यहाँ पर एनर्जी E1 थी, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इसने फिर कुछ एक रेडिएशन रिलीज किया। इसकी एनर्जी है कुछ h टाइप की, रेडिएशन की एनर्जी ऐसे लिखते हैं। ये बराबर हो जाएगी तुम्हारी E3 - E1 के। ठीक है। क्योंकि ये हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी से लो एनर्जी पे गया है, तो E3 - E1 के बराबर हो जाएगी तुम्हारी h। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करने जा रहा है। चलो, चलो भाई। तो लेट से कोई एक हायर ऑर्बिट है n2, और एक लोअर ऑर्बिट है n1। अब ये n2 कुछ भी हो सकता है, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल ये कहीं पर 4 हो जाए, ये 2 हो जाए, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। तो ये n2 का मतलब कोई भी एक हायर ऑर्बिट, n1 का मतलब है कोई एक लोअर ऑर्बिट। तो हम किसी हायर से लोअर जा रहा है, 4 2 हो सकता है, ये 5 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ होगी तुम्हारी, लेट से इसको मैं बोलता हूँ E2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ E1। और ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इसने क्या किया, एक रेडिएशन एमिट किया जिसकी एनर्जी थी E, यानी कि h टाइप। तो मैं ये लिख सकता हूँ सिंपली कि h जो होगा तुम्हारा, वो सिंपली होगा E2 - E1 के बराबर। अब n2 ऑर्बिट में मैं एनर्जी कैसे लिखूंगा भाई, लेट से जो भी एटम है इसका एटॉमिक नंबर z है, तो हमने ई एन एच का फॉर्मूला पढ़ा था, -13.6 z² / n²। या उससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी। ठीक है। ई एन एच का फॉर्मूला था एक हमारा, RCH
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, अरे यार क्या हो रहा है। आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, और इसी आर सी एच को हमने बोला था वन रेडबर्ग एनर्जी, जिसको हमने -13.6, सॉरी, ये माइनस पहले से था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर जो हमने जूल में दिया था। ठीक है, तो ये था, तो फॉर्मूला बेसिकली ये था आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई टू की वैल्यू हो जाएगी आर सी एच, जेड तो उसी एटम का जेड ही रहेगा, जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं अगर आर सी एच जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो अंदर आएगा वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन स्क्वायर, सॉरी, और एक माइनस भी होगा ना इन दोनों में, यहाँ पर एक माइनस भी होगा, तो यहाँ एक माइनस लगा होगा। अगर मैं इसको माइनस को हटाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आर सी एच जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। ठीक है, ये एच न्यू के बराबर हो गया, और ये एनर्जी के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो एच न्यू या फिर इस एनर्जी को मैं, तो ये इस तरीके से तुम एनर्जी डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, कितना एनर्जी डिफरेंस हुआ। तो इसमें क्वेश्चन क्या एनर्जी डिफरेंस पर आते हैं? नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं क्या कहते हैं तुम्हारे, वेवलेंथ के डिफरेंस पे, कि वेवलेंथ में कितना जो रेडिएशन एमिट हुआ, इस रेडिएशन की एनर्जी, ये तो एच न्यू है, तो इसकी कुछ लैम्डा वेवलेंथ भी होगी, और एनर्जी को तुम एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो, तो ये लैम्डा कितना है, इस पर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो अब इस लैम्डा को निकालने के लिए हम क्या करें, एनर्जी की वैल्यू एच न्यू के बजाय मैं एच सी बाई लैम्डा लिखता हूँ यहाँ पे, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर सी एच जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। जब मैं ऐसा करूंगा तो एच सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो रेडिएशन एमिट होगा उसका वेवलेंथ तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये हो गया जो डायरेक्टली पूछता है। इस तरीके से तुम वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हो। आर की वैल्यू तुम्हें पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.1 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। ठीक है, अच्छा, चेंज इन एनर्जी कितना होगा भाई, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, यही था ना, आर सी एच जेड स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, वो था तुम्हारा आर सी एच जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। तो वही सिमिलर वही कि आर सी एच क्या है, वन रेडबर्ग एनर्जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 13.6 जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर डेल्टा ई। और ये दिख भी रहा है, बेसिकली लिखा क्या है, ये ई वन है, सॉरी ये माइनस ई वन है, ये माइनस ई टू है। ठीक है, क्योंकि ई ई वन क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, चाहे वैसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो। ठीक है, तो आयनाइजेशन फिर इस तरीके से तुम एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो बेसिकली, और ये 13.6 जेड स्क्वायर क्या है भाई, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, -13.6, सॉरी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन वन, यहाँ पे एन की वैल्यू वन हो जाएगी, वन से निकाल रहा है ना, तो ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है। तो डेल्टा ई बेसिकली क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। तो अब कुल मिला के तुम्हें यहाँ से दो फॉर्मूले याद रखने हैं, जो अभी तक हमने इसमें पढ़े, है ना। एक तो वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा ये एनर्जी वाला फार्मूला। ठीक है, एनर्जी वाला तो पता ही है कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है प्रोटॉन, ये कॉन्सेप्ट पता है तो यहीं से फार्मूला आता है, ये फार्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हो, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लैम्डा डिफाइन कर सकते हो। अब देखो, जो डी एक्साइटेशन का प्रोसेस है, ठीक है, एक मिनट जरा, वो बना ही लेते हैं ना, फिगर तो सही है अपने पास, ये रहा। तो अगर हायर से, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से एन इक्वल टू वन में आ रहे हो, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहे हो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बस इसका नाम है। ठीक है,
तो ऐसे जितनी भी तुम्हारी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकलेंगी उन वेवलेंथ को बोलेंगे कि लाइमन सीरीज में आ रही है, ठीक है, क्योंकि इन सब के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ रेडिएशन क्या कहते हैं, जैसे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, या यहाँ से आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो कुछ रेडिएशन एमिट करके आ रहा है, उस रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ होगी, और उस वेवलेंथ के बेसिस पे हमने बोल दिया कि जब ये हायर से ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि सारी वेवलेंथ जितनी भी इसमें आएंगी, मतलब कुछ एनर्जी होगी रेडिएशन की, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, तो जितनी भी वेवलेंथ आएंगी उनको हम काउंट करते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज सिमिलरली किसी हायर से अगर सेकंड में आ रहा है, इस तरीके से, मतलब किसी भी हायर से सेकंड में, यहाँ से सेकंड में आ जाए, चाहे यहाँ से सेकंड में आ जाए, चाहे यहाँ से सेकंड में आ जाए, सेकंड में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बामा सीरीज। ऐसे ही थर्ड में आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। तो ऐसे पांच हैं, तो तुम उनको याद, मतलब पांच छह हैं, उनको याद कर सकते हो। देखो, हायर से अगर n इक्वल टू 1 में आता है तो हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ऐसे ही हायर से अगर n इक्वल टू 2 में आता है तो हम बोलते हैं बामर सीरीज। जितनी भी वेवलेंथ है उसको, उसमें सारी वेवलेंथ इस सीरीज में आती है। ऐसे ही हायर से अगर 3 में आता है तो हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। अगर हायर से फोर्थ में आता है तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और हायर से अगर फिफ्थ में आता है तो उसको हम बोलते हैं पीफन सीरीज। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली, ये रटना ही पड़ेगा, हायर से अगर लाइमन में आ रहा हो तो जितनी भी वेवलेंथ है ये आती है तुम्हारी यूवी रीजन में। यूवी रीजन क्या है, देखो वेवलेंथ का एक वो तुमने पढ़ा होगा, एक बार जाके देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में होगा तुम्हारे शायद। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इनके करस्पॉन्ड, सबसे कम वेवलेंथ इनकी है, तो यूवी वाली वेवलेंथ इसमें आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें वेवलेंथ आएंगी वो आएंगी तुम्हारे विजिबल रीजन के अंदर, है ना। कौन सी कहाँ होती है, तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चैप्टर खोलना तो तुम्हें मिल जाएगा। ये आती है तुम्हारी विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है। और उसके बाद से ये तीनों तुम्हारी आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। तो ये पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, पहली चीज, हायर से अगर 1 में गए तो लाइमन, हायर से 2 में गए तो बामर, हायर से 3 में गए तो पास्चन। ये हायर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, इसके लिए भी 3 4 5 6, इसके लिए 4 5 6, इसके लिए 5 6, इसके लिए 6, कुछ भी, मतलब जितने भी इससे ऊपर के हैं। तो हायर से 1 में गए तो लाइमन, हायर से 2 में गए तो बामर, हायर से 3 में गए तो पास्चन, हायर से 4 में गए तो ब्रैकेट, हायर से 5 में गए तो पीफन। लाइमन सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ है वो आती है यूवी रीजन में, बामर सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ आती है वो आती है विजिबल रीजन में, और इन तीनों में जितनी भी आती है वो आती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब तुम्हें पूरा एब्जॉर्प्शन एमिशन कैसे होता है ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है। अब एक चीज और बचती है भाई, है ना, फाइनली। ठीक है। लेट से तुम्हारा इस तरीके का, एक मिनट को यार, फिर से वही छोटी सी तो वही डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एनर्जी स्टेट में, लेट से n इक्वल टू 4 में है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन, या नंबर पॉसिबल वेज ऑफ रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब कितनी वेवलेंथ देखने को मिलेगी। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये तुमने केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा, बता देता हूँ। जैसे हमने बोला कि अलग अलग ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वेवलेंथ एमिट होती है, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो कुछ वेवलेंथ होगी, यहाँ से यहाँ गया तो कुछ वेवलेंथ होगी, यहाँ से यहाँ गया तो कुछ वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है हर केस में, और एनर्जी डिफरेंट है तो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन भी डिफरेंट है। तो उस वेवलेंथ के हिसाब से अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। दूसरा तरीका होता है ये यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ चला जाए। एक हो सकता है यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से, फिर ये एकदम यहाँ से यहाँ चला जाए। ठीक है। तो किसी भी तरीके से इसको पहुंचना यहाँ तक है, बट उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो और अगर ऐसे 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 जाएगा, या सीधे ऐसे चला जाएगा, या दो स्टेप में जाएगा, हर केस में डिफरेंट लाइन, यहाँ पर कुछ एक वेवलेंथ की लाइन देखने को मिलेगी, इसमें कुछ चार अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन देखने को मिलेंगे, इसमें दो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही तुम्हें कितने रेडिएशन पॉसिबल दिख सकते हैं, या कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिख सकती हैं, अब हमें ये बताना है। ठीक है। तो इसका देखो बहुत सीधा तरीका है भाई, है ना। यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है। बेसिकली किसी भी हायर से लोअर जा सकता है। देखो कितनी पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो इस वाले से तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। फिर
अगर मान लो यहाँ आ गया, तो अब यहाँ से या तो ऐसे चला जाए, या ये है या ये है, ऐसे ही। मतलब अगर इनमें से कोई भी दो एनर्जी लेवल पकड़ लो, तो उनके बीच में वो ऊपर से नीचे आ सकता है टिल एल इक्वल टू 5, क्योंकि 6 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 में ही है वो। तो 5 तक कोई भी दो एनर्जी लेवल पकड़ लो, 5 और 1 पकड़ लूँ तो ऐसे जाएगा एक रेडिएशन पॉसिबल। अगर 5 के करस्पॉन्डिंग सारे देखूं तो क्या होगा, 5 और 4 पकड़ लूँ तो ऐसे जाएगा, 5 और 3 पकड़ लूँ तो ये हो गया, 5 और 2 पकड़ लूँ तो ये हो गया, 5 और 1 हो गया तो ये हो गया। ठीक है। 4 के करस्पॉन्डिंग देखूं तो 4 और 3, 4 और 2, 4 और 1। ठीक है। तो अगर तुमने पीएनसी पढ़ा हो थोड़ा भी, तो मतलब मैं कोई भी दो सेलेक्ट कर रहा हूँ। 5 पकड़ा तो उनके साथ 4 सिलेक्शन के ऑप्शन है, 4 पकड़ा तो उसके साथ 3 सिलेक्शन के ऑप्शन है, 3 पकड़ा तो उसके साथ ऐसे दो सिलेक्शन के। कोई भी दो पकड़ रहा हूँ, तो मुझे एन में से कोई दो सेलेक्ट करने हैं। सीधे सीधे पीएनसी लग रहा है, तो NC2 हो जाएगा इसका आंसर। और NC2, तो NC2 का मतलब क्या होता है, n इंटू n-1/2। ये एक फॉर्मूला होता है, अगर पीएनसी पढ़ा तो तुम्हें पता होगा मैथ्स में, नहीं तो याद कर लो, ऐसे रट लो। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर कोई NH में है, अगर इलेक्ट्रॉन NH शेल में है, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन NH शेल, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू NC2, है ना। और इसी को हम लिखते हैं n n-1/2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे तुम्हें मैंने बोला फिफ्थ में था, तो उसके लिए पॉसिबल क्या था, फिफ्थ वाले के लिए पॉसिबल था 5 × 5-1/2, यानी कि 5 4 20/2, यानी कि 10। और तुम ऐसे उंगली पर काउंट करके देख सकते हो, 10 ही आएगा। देखो 5 से क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4, और ये चौथा 4। तो 5 से यहाँ 4 हो गए, ठीक है। फिर इससे क्या क्या है, 1 2 और 3, इससे 3 हो गए, तो 4 3 7 हो गए। इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये और ये, तो दो और हो गए, 9 हो गए। और इससे केवल एक पॉसिबिलिटी है, ये, तो 10 हो गए। तो इस तरीके से तुम काउंट भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला यही है n-1/2, क्योंकि कोई दो सेलेक्ट करने NC2 से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ तुम्हारा ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन भी कंप्लीट होता है। इसके पीछे थोड़ी बहुत थ्योरी होती है भाई, वो जैसे बताएगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व करते हैं, इस तरीके से गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन लेते हैं, उसमें हम इस तरीके से रेडिएशन गिराते हैं, तो एक्साइटेशन होता है। फिर उस एक्साइटेशन के बाद ऐसे डी एक्साइटेशन तुरंत हो जाता है, जो हमने पढ़ा है। वो चीज़ें थ्योरी है, वो तुम किताबों में से देख सकते हो, बाकी उसका कोई काम नहीं आना। बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्साइटेशन के लिए हम रेडिएशन देते हैं, और फिर वो एक्साइट होता है, फिर वो तुरंत ही डी एक्साइट होता है। डी एक्साइटेशन वो रेडिएशन एमिट करता है, उस एमिटेड रेडिएशन की तुम्हें वेवलेंथ पूछ सकता है। एक्साइटेशन से रिलेटेड तुम्हें टर्म पता होने चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और तुम्हारा एक्साइटेशन एनर्जी क्या है। ये तीनों चीजें पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्साइटेशन में तुम्हें एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए, कि अगर हायर से लोअर में आ रहा है, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उतने का ही रेडिएशन वो एमिट करेगा। और उस रेडिएशन की करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को भी तुम निकाल सकते हो। ऐसे ही हायर से अगर तुम पांच हमने सीरीज बना दी, हायर से फर्स्ट पे आ रहे हो तो लाइमन सीरीज, हायर से सेकंड में आ रहे हो तो बामर सीरीज, हायर से थर्ड में आ रहे हो तो पास्टन सीरीज, फोर्थ में आ रहे हो तो ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में आ रहे हो तो पीपन सीरीज। और इसके अलावा लाइमन तुम्हारा यूवी रीजन में होता है, बामर तुम्हारा क्या कहते हैं विजिबल में आ गया, और उसके बाद तीनों इंफ्रारेड में आ गया। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। पूरा उंगली पे समराइज हो रहा है, इस तरीके से तुम्हें भी हो जाना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना इस लेवल पर आ जाओ। ठीक, ये हो गया सारी चीजें। और क्या बचता है, बस यही है, और इसमें कुछ खास इसके अलावा है नहीं। बाकी फॉर्मूले वगैरह जो तुम्हें बताया वो थोड़ा बहुत याद रखने। तो अब टोटल तुम्हें एक बार फाइनली समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा बोर, और बोर का मॉडल होता क्या है, फिर वहां से हमने RNH BNH ENH इन तीनों के फॉर्मूले देखे, ठीक है, वो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए इस पर, अपना स्पेक्ट्रम वाला पार्ट मैंने तुम्हें समझा ही दिया, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कैसे होता है, एनर्जी लिखना आ गया। तो यही सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के, इनको समराइज कर लेना एक बार अपने लिए। तो ये तुम्हारा कंप्लीट होता है, और इससे तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स का 2/3 पार्ट कंप्लीट हो गया, एक तरीके से तुम बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में शायद मैंने चीज बोल दी थी कि ये तुम्हारा एटॉमिक और न्यूक्लियर में आधा आधा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन वाइज थ्योरी वाइज आधा आधा है, बट क्वेश्चन वाइज तुम देखोगे तो एटॉमिक का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, न्यूक्लियर का थोड़ा कम है। वो मैं तुम्हें कल, या अगर इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसमें आगे बताऊंगा कि न्यूक्लियर में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। यही है। इसके अलावा तुम्हारा अब एक एटॉमिक कोलिजन वाला टॉपिक बचता है, जो मैंने तुम्हें कहा था मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। उसको तुम्हें देखना, तुम किताबों से देख सकते हो, कोई फायदा भी नहीं है यार, 5 साल में 5 क्वेश्चन आए, क्या करूँ उसको पढ़ के, छोड़ो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो यार अब इसके जेई मेन में क्वेश्चंस करते हैं, इससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा, और सारे टाइप्स हम इसमें कवर कर लेंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस के अराउंड है, ठीक है। उसमें से 30 के अराउंड में तुम्हें इस क्लास में कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन,
बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं, देख सकते हो। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत इजी है भाई। मैंने कहा था वो एनर्जी लेवल वाला तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम्हें अगर मैं n इक्वल टू 1 की एनर्जी बताऊं तो -13.6 होती है। फॉर्मूला क्या है भाई? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, नहीं पता तो ये सब लिख सकते हो, बाकी तुम्हें पता होगा तो बहुत अच्छा है। और ये वाला तुम्हारा होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, n = 2 रख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप ही दिख रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में था तो यहाँ चला गया है। तो यहाँ से पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या है भाई? एमिशन का। एमिशन का तो एक ही पॉसिबल है कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा बेसिकली कितनी स्पेक्ट्रल लाइन होगी? बस एक ही पॉसिबल वो है, तो एक ही पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन होगी, तो वन आंसर हो जाएगा। इतना इजी था यार ये। तो आजकल जेई मेन का लेवल ये है। ठीक है, इसीलिए ये सीरीज बनाई। अगर मैं 3 साल पहले की बात होती, मैं अपने टाइम पे सोचता ना, तो ये सीरीज बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जेई मेन का तब लेवल अच्छा हुआ करता था, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते थे। अब काफी बदल चुका है। चलो, सेकंड क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज का मतलब क्या है भाई? कि हायर से n = 3 में आए। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1/λ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था, RZ² 1/n1² -1/n2²। है ना? ठीक है, जिसमें तुम्हारा n1 होता था जहां से जा रहे हैं, और n2 जिसमें जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब n1 जिसमें आ रहे हैं, और n2 हायर होता था, n1 लोअर होता था। ठीक है, तो बेसिकली लोअर वाला तो हमें पता है 3 है, तो इसको 3 रख दो सिंपली। n1 = 3 है। जैसे ये रखोगे तो ये हो जाएगा 1/λ = RZ², 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 -1/n2²। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि ये चीज मिनिमम होनी चाहिए। 1/λ मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम यानी कि 1/λ मिनिमम होना चाहिए। 1/λ मिनिमम कब होगा? जब ये पूरा टर्म मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब ये नेगेटिव वाली चीज जो है सबसे कम से कम हो। वैसे भी दिख रहा है भाई, थर्ड में गिर रहा है, तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ से होगी भाई? ये फोर्थ वाले से ही गिरे तभी। अगर फिफ्थ से गिरेगा तो एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा, वैसे ही दिख रहा है। तो बस यहाँ n2 की वैल्यू 4 होनी चाहिए, वही करना है। इसको 4 रख दो, और यहीं पे रख देता हूँ n2 = 4। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा लैम्डा निकल करके आएगा 16 × 9 अपॉन 16 - 9 कितना हो गया? 7। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये मैं एलसीएम ले करके और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है, आर जेड स्क्वायर और आएगा। आर की वैल्यू लिखता हूँ 1.1 × 10⁻⁷ और जेड स्क्वायर। तो जेड क्या है भाई? फास्टिंग सीरीज हाइड्रोजन की बात कर रहा है, अगर मेंशन नहीं तो जेड स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी बामर की कब होगी? जब इनफाइनाइट से 2 में आए, बामर के लिए, है ना? और लाइमन के लिए कब होगी? जब इनफाइनाइट से 1 में आए। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लिखते हैं। तो ये वाले के लिए अगर मैं लिखूंगा 1/λ बामर, ये हो जाएगा आर। और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये तो जेड हटा ही देता हूँ, R × 1/Z² यानी कि 1 ही हो गया। n1 क्या होगा? मतलब जिसमें आ रहा है वो तो तुम्हारा 2 है। n1 = ये तो 2 ही रहेगा, है ना? 2 में आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 -1/∞, क्योंकि इंफिनिटी से आ रहा है ना? तभी तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली 1/λ लाइमन लिखना चाहूंगा तो हो जाएगा R Z²। जेड तो वही बनी है, और ये किस में आ रहा है? 1 में, -1/∞। तो ये तुम्हारा कितना निकल करके आया बेसिकली, है ना? 1/4 -1/∞ तो जीरो हो जाएगा ना, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा R/4, और ये आएगा तुम्हारा R/1, यानी केवल R आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है भाई? और शॉर्टेज वेवलेंथ ऑफ बामर टू लाइमन, यानी कि तुम्हें चाहिए लैम्डा बामर बाई लैम्डा लाइमन, है ना? यानी कि दिस अपॉन दिस कर दूं, दिस अपॉन दिस यानी कि 2/1, है ना? 2/1 कर दूं, तो 1/लैम्डा लाइमन अपॉन 1/λ बामर। इसकी इजीली वैल्यू तुम देख सकते हो, लैम्डा बामर बाई लैम्डा लाइमन, और इससे इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा R/R/4, यानी कि 4। तो आंसर तुम्हारा होगा 4:1।
अब यही रेशियो में लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं जल्दी जल्दी में। कई लोग तुम देखोगे ये वाला आंसर लगाते हैं, पर ये ध्यान रखना किससे किसका रेशियो पूछा। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे पिछले डुअल नेचर में भी देखने को मिलते हैं रेशियो वाले। किससे किसका रेशियो पूछा और प्रॉपरली ये डिवाइड डिवाइड करना, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है, बस यही है। चलो, बट इसमें इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस है ना कि अगर तुमने पूरे पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तुम्हें और जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत है, ये सीधे सीधे लोग देखो। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एमवीआर, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये हो गया प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ये एच से वैसे तो ये तुम्हारा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट ये आर के टर्म्स में पूछ रहा है। तो आर तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? एन स्क्वायर बाई जेड से। तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं बोल सकता हूँ रूट आर, ठीक है। हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहा है ना, तो जेड तो 1 हो ही गया। तो एन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, यानी कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर होता है। और एम वी आर जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि एल है, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है और एन तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है। तो सिंपली बोल सकते हो कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से सोचना था, थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अ सर्कल अराउंड अ न्यूक्लियस हैविंग चार्ज वही जेड, और बाहर का तुम्हारा मतलब बेसिकली वही बोर मॉडल है, जेड इलेक्ट्रॉन ई का घूम रहा है। तो इसका तुम्हें रिलेशन बताना है एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी हमने क्या लिखी थी भाई? सॉरी, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई थी माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। और टोटल एनर्जी तुम्हारी आई थी के जेड स्क्वायर बाई 2 आर। सॉरी, हाँ, माइनस में आई थी ये भी। और काइनेटिक एनर्जी थी के जेड स्क्वायर बाई आर, ठीक है, 2 आर। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम चले, मैग्नीट्यूड वाइज भी और वैसे भी दिख रहा है कि टोटल एनर्जी का डबल है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, तो ई टू इक्वल टू यू, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो कितना हो जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू रखेंगे 4, तो 4h अपॉन 2 पाई, यानी कि 2h/पाई। तो 2h/पाई ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यही है, बस आगे बढ़ते हैं भाई। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, फर्स्ट मेंबर, तो वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर पे विल भी, ठीक है। तो बेसिकली लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? एन इक्वल टू 1 में आ रहा है हायर से, ये है लेट से एन इक्वल टू 1। फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा भाई? जो एन इक्वल टू 2 से आ रहा होगा, एन इक्वल टू 2 से आ रहा होगा ये, ठीक है। और सेकंड मेंबर कौन सा होगा भाई? जो एन इक्वल टू 3 से आ रहा होगा, एन इक्वल टू 3 से आ रहा होगा ये है तुम्हारा सेकंड मेंबर, और ये है तुम्हारा फर्स्ट मेंबर, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर के लिए अगर मैं वेवलेंथ लिखना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/λ इज इक्वल टू आर, जेड तो 1 ही है क्योंकि हाइड्रोजन आइटम की बात हो रही है, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1/1 माइनस 1/n2 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। और ये λ1 है, ठीक है। और 1/λ2 अगर सेकंड मेंबर के लिए मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा आर, वही 1/1 माइनस 1/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये कितना निकल करके आया? 1 माइनस 1/4 करूंगा तो ये हो जाएगा 3/4। तो 1/λ1 तुम्हारा आ जाएगा 3r/4, और 1/λ2 यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 8r/9, ठीक है, ये देख सकते हो। तो अब मुझे क्या चाहिए? λ1 को ये बोल रहा है ये लैम्डा है ना। तो λ2 की वैल्यू क्या होगी? तो λ2 की वैल्यू बेसिकली होगी 9/8r, ठीक है। यहाँ से लिखा है मैंने। और r की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इस जगह से अगर मैं देखूँ तो r की वैल्यू लिख सकता हूँ लैम्डा के टर्म्स में 4/3 लैम्डा, एक मिनट, 4/3 लैम्डा, इस तरीके से इसको यहाँ रखूंगा। तो 9/8 इंटू 4, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 27 λ/32, जो कि ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही सब रेशियो प्रोपोर्शन खेलता रहता है इसमें, और कुछ नहीं है। फॉर्मूले पता हो, रेशियो प्रोपोर्शन बताओ यार, बस और कुछ नहीं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि वो याद रख लेना मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें मैंने सीधे सीधे बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। यहाँ पर आंसर सीधे दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो चाहे 100th एक्साइटेड स्टेट हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखी जाती है। क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं माइनस के जेड ई स्क्वायर, ये तो एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पहली बात तुम्हें पता होनी चाहिए, माइनस नहीं सॉरी, के जेड स्क्वायर बाई 2 आर, और पोटेंशियल लिखते हैं माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसी तरह से दिख रहा है मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू जो होता है वो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ के होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू पूछ रहा है यहाँ से काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के अपॉन 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ के, यानी कि 1/2। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, ठीक है भाई, सी एन एच का फॉर्मूला लगाना है बस, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी भाई, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन एन का स्क्वायर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि एन इक्वल टू 2, तो अपॉन 4, 4 से 4 चला गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना इजी क्वेश्चन भाई, क्या वैल्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो मैंने तुम्हें बोला था ना, जब मैंने तुम्हें बोला था दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा फोर्स को तुम्हारा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर करना। तो मैंने तुम्हें बोला था कि u एज अ फंक्शन ऑफ r आएगा, उसमें कैसे करना है। तो तुम्हें ये दिया है स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, r इज दिस assuming both quantization of momentum लिख ही दिया उसने, and circular orbit radius of nth orbit will be proportional to, ठीक है। तो जैसे तुम्हें u दिया है, सबसे पहला काम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ से फोर्स लिख लो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली, तो वो क्या होगी, डी यू बाई डी आर होगी। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी तुम्हारी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि आर स्क्वायर का 2 आर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। और ये तुम्हारा बराबर होगा mv स्क्वायर बाई आर के, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो v इक्वल टू रूट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करोगे तो एम वी आर, सेकंड चीज, इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ से आर ओमेगा लिख दो, तो इसको लिख सकते हो एम आर आर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ से लिख सकते हो एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एन है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बस यही है। चलो, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो, ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी गैप कहाँ दिख रहा है भाई, अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर अब दो का गैप, 4 से 2 में ज्यादा गैप है, या जो है 2 से 3 से 1 में ज्यादा गैप है, मैं ऐसा नहीं है, फिगर देख के बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर कभी कभी जेई में कुछ भी कर सकता है भाई, उल्टा सीधा बना सकता है, तुमने भी देखा ही होगा पिछले लेक्चर में कि किस तरह का फिगर उन्होंने, एक वो ग्राफ वाला था उसमें जो इंटरसेप्ट बनाया था, ठीक है। तो फिगर कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो इससे तुम यहाँ का एनर्जी लेवल अगर तुम्हें याद हो, तो इसका -13.6 होता है, इसका -1.5 के आसपास होता है, और ये तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा, ये वाला तुम्हारा -3.4 होता है, और ये -0.85 के आसपास होता है। तो ये एनर्जी गैप बहुत कम है कंपेयर टू ये एनर्जी गैप, दिख रहा है 10 से ज्यादा का गैप है, और ये तो 2-3 के आसपास का है। तो सीधी बात है कि डी से ये जो डी वाला है यही गैप सबसे ज्यादा होगा। तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, वैसे भी दिख रहा है, फिगर से मत जाओ, बट वैसे भी समझ में, अगर तुम्हें ये एनर्जी लेवल से याद है, तुम्हें दिख रहा होगा तुरंत डी ऑप्शन करेक्ट है, तो तुम विद इन सेकंड करके आगे बढ़ सकते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओह भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, जेड इक्वल टू 4, ठीक है, ये ध्यान रखना, जम्प फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट टू सेकंड एनर्जी स्टेट, एनर्जी रिलीज, यार ये कर लेना अपने आप, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब ये सारे बार बार कितनी बार कराऊं ये सब, ठीक है। अगला, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सेवेंथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वी सेवेंथ दिया है, वी क्या होता है भाई, 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, ये नहीं पता होता ना तो भी तुम्हारा काम हो जाता। तो अगर मैं वी सेवन बाई वी थ्री करूँ, तो बेसिकली ये कांस्टेंट, अगर मैं सी बोल रहा हूँ तो सी इंटू में
और जेड भी तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। तो C/7 अपॉन में सकता हूँ C/3, ये सीधे सीधे 3/7 हो जाएगा। तो V3 की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 7/3 इंटू V7, है ना। तो लिख सकता हूँ 7/3, और सेवेंथ में कितनी स्पीड दी है, 3.6 इंटू 10⁶6। ये हो गया 1.2, 12 7 84, 8.4 इंटू 10⁶6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस यही रेशियो प्रोपोर्शन खेलना होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब ये फोटोन वाला है एक, ये भी करा देता हूँ चलो। फोटोन इज एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू 1, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताना है। तो बस वही फॉर्मूला बताना चाहिए, 1/λ इज इक्वल टू R CH जेड स्क्वायर। 1/λ नहीं, हाँ R जेड स्क्वायर, ठीक है। R जेड स्क्वायर, और जेड क्या है, आ, 1 ही मान लेंगे यार, जब नहीं दिया है तो ठीक है। 1/1 माइनस 1/4, तो ये तो कर ही सकते हो, बट इसमें R बार यूज करना पड़ेगा। इसमें देख रहे हो H दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में, तो क्या करें। ठीक है, एनर्जी लिख लेते हैं भाई, है ना। ये ना करने के बजाय हम ऐसा लिख लेते हैं, E4 कितना होगा। देखो, जो एनर्जी, जो तुम्हारा वेवलेंथ होगा ई जो होगा, रेडिएशन की एनर्जी Hc/λ के बराबर होती है, जहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया था, वो होगा -13.6। बेसिकली ये कितना होगा, किसके बराबर, E4 - E1 के बराबर। ये हो जाएगा -13.6, और जेड इक्वल टू 1, हाँ जेड इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम दिया तो है यार। 1 हो गया अपॉन 1/n1 का स्क्वायर, यानी कि 1 बाई, सॉरी, E4 लिख रहे हैं ना, -13.6 Z² / n² / 4 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 16 माइनस -13.6 बाई 1 का स्क्वायर 1, हो जाएगा 13.6 इंटू 1 - 1/16, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगा। ठीक है, तो एनर्जी आ गया, और एनर्जी बराबर होता है Hc/λ के। तो लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा, ये एनर्जी बाय, यहाँ से लिख रहा हूँ, सॉरी, लैम्डा तुम्हारा हो जाएगा, एक सेकेंड, Hc/, तो H की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से हम 4 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से दिया हुआ ना EBS में, ठीक है। इंटू C की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड लिख सकते हैं, अपॉन E की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, ये वाली 13.6 इंटू 15/16, 13.6 इंटू 15/3, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.941 इंटू 10⁻⁻15 + 8 7, यानी कि 94.1 नैनोमीटर कह रहा हूँ। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे बोल रहा है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, एन की, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट एन में था, यहाँ से 1 में आ गया ग्राउंड स्टेट में, एक फोटोन एमिट किया जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो इसके लिए 1/λ को सीधे लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन एटम है ना शायद, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज इक्वल टू R Z² यानी कि 1 ही हो गया, 1/n1² माइनस 1/n2², तो 1/1 माइनस 1/n², बन जाएगा सवाल, ठीक है, सिंपल। तो अब हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 1/λ, एक मिनट क्या हो गया, हाँ 1/λ इक्वल टू आर, या 1/λ r कर लेता हूँ आपको, 1/λ r इक्वल टू 1 माइनस 1/n²। तो 1/n² की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/λ r, तो ये वैल्यू हो जाएगी λr - 1 अपॉन λr। तो n² की वैल्यू हो जाएगी λr/λr - 1, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी λr/λr - 1, ये पूरा का पूरा अंडर रूट। तो ये ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा, यही है। 2022 का क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनएस ऑर्बिट, तो मोमेंटम बोला है भाई, तो क्या ये NH/2 पाई होगा, ये ऑप्शन दिया है ना, क्या ये होगा, नहीं। ध्यान रखना भाई, यही सब बच्चे जल्दी जल्दी में सीधे रट्टा मार के आते हैं, NH/2 पहले आगे भाग जाते हैं। मोमेंटम बोला, एंगुलर मोमेंटम नहीं।
तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है तुम्हारा एन एच अपॉन 2 पाई। तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी। तो इस आर को इधर ले जाओ तो हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई आर। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट होगा, ना कि सी। ये तो एंगुलर मोमेंटम है, एल है। हमें क्या चाहिए, पी। पी ये है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट absorb 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय। चलो, वो एनर्जी लेवल वाला डायग्राम याद करो। 13.6, 3.4। ये नहीं आ रहा तो तुम्हें लिखने पड़ेंगे 0 पॉइंट, सॉरी 1.54। ये गैप देखोगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का है। ठीक है, तो बेसिकली ये n=1 से n=3 में चला गया। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ भाई, 3h/2 पाई माइनस h/2 पाई, यानी कि h/पाई। यही बताना है तुम्हें। तो कितना हो गया भाई, h/पाई लिख लो भाई। 3 पॉइंट, सॉरी, h की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 3.14। इसको सॉल्व करोगे तो नियरली 2 इंटू 10⁻34 टाइप का आना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन है भाई, इसको ट्राई करो। जरा पानी पी लो। हम्म, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट 1। इन हाइड्रोजन एटम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इज इतना। क्या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में एमिशन होता है? नहीं ना, हायर से लोअर में होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन एज दिस। तो एच एफ इक्वल टू E2 माइनस E1 है ना। हायर ऑर्बिट E2 है, हायर माइनस लोअर की एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। तो ये एकदम सही लिखा है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो ये तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बोथ एटॉमिक मॉडल दैट के पी एंड ई आर काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, तो के पी एंड ई आर काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम आर को बढ़ाएंगे, ये बोल रहा है बेसिकली ट्रांजिशन टू हायर लेवल। तो एक लेवल से हायर लेवल जा रहा है। हायर लेवल जाने में रेडियस बढ़ जा रहा है ना। रेडियस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो तीनों घट रहे होंगे। के का मैग्नीट्यूड भी घटेगी। ये सारा क्या होता है, के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r टाइप के होते हैं। ठीक है, तो के का मैग्नीट्यूड भी घटेगा, यू का मैग्नीट्यूड भी घटेगा, और टी का मैग्नीट्यूड भी घटेगा, या ई का मैग्नीट्यूड भी घटेगा, है ना। बट क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होते हैं, तो वैसे ये दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे और ये घट रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि यू क्या होता है तुम्हारा, -k z/2r। पी क्या होता है तुम्हारा, चलिए पी है या फिर यू बोल दो उसको, -k z/e²/r। और काइनेटिक एनर्जी होता है तुम्हारा माइनस, सॉरी, प्लस का k z/2r। तो मैग्नीट्यूड वाइज सारे ही घट रहे हैं, बट ये पॉजिटिव है तो ये वाकई में घट रहा है, और ये दोनों बढ़ रहे हैं क्योंकि नेगेटिव में घट रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं ये। तो के डिक्रीजेस, पी एंड ई इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी। The atomic hydrogen emits a line spectrum consisting of various series which hydrogen atomic spectra is lying in visible region. विजिबल रीजन में कौन सा होता था, बामर। ये किसमें होता था, आईआर में, इंफ्रारेड में। ये किसमें होता था, इंफ्रारेड में। और ये किसमें होता था, यूवी में। ठीक है, ये याद होने चाहिए। Electron is moving in nth orbit of hydrogen atom, then its velocity in nth orbit is given as 2.18 into 10 raised to the power 6 z by n। अब तक तो याद ही हो गया होगा भाई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है ये। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो यार जैसे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम n+1th लेवल टू nth लेवल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो, n+1th लेवल और ये nth लेवल। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, तो इसकी एनर्जी लिख सकते हो h म्यू इज इक्वल टू आर सी एच जेड स्क्वायर। जेड तो 1 ही हो जाएगा, 1/n² माइनस 1/n+1।
होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे। तो देखो एच से एच चला गया तो न्यू तुम्हारा सिंपली हो जाएगा आर सी इंटू वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन प्लस, ये हो जाएगा इस तरीके से। एलसीएम लेते हैं, एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर, ऊपर आएगा एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आर सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि टू एन प्लस वन इंटू वन, इस तरीके से अपॉन एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एन से डिवाइड करेंगे तो ऊपर लिखेंगे आर सी इंटू में वन, सॉरी वन, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, टू प्लस वन बाई एन अपॉन एन एन प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, और अब तुम यहाँ देखोगे कि एन ग्रेटर ग्रेटर देन वन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो, इसका मतलब ये जीरो हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। और ये एन ग्रेटर ग्रेटर देन वन है तो इस एन प्लस वन होल स्क्वायर को मैं एन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ आर सी बाय एन क्यूब। तो इससे तुम्हें दिख रहा है कि ये वन बाय एन क्यूब रेगुलर होगा, बस यही तुम्हें करना था। ठीक है, इस तरीके से और भी अप्रोक्सीमेशन के तरीके हो सकते हैं, उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये होमवर्क कर लेना। ठीक है, लाइमन बामर का ही है वही। ठीक है, ये भी होमवर्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। वही मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन अलाउड वाली चीज आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक हमने भी किया नहीं, इसलिए कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्टेट हैविंग माइनस पॉइंट एट फाइव, अगर तुम्हें फिगर याद हो, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.54 और माइनस वन 0.85, इस तरीके का होता था। तो एन इक्वल टू फोर में होता था माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन इक्वल टू फोर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने अलाउड होंगे, फोर सी टू हमने पढ़ा था, यानी कि फोर इंटू थ्री अपॉन टू यानी कि 12/2 यानी कि सिक्स, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एच अल्फा एंड एच बीटा इन बामर सीरीज। ठीक है, तो एच अल्फा यानी कि फर्स्ट मेंबर और बीटा यानी कि सेकंड मेंबर। अल्फा मतलब तुम्हारा, एच अल्फा का मतलब है, लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मेंबर यानी कि बामर में सेकंड में आते हैं, थर्ड से सेकंड में आए। और एच बीटा का मतलब है सेकंड मेंबर यानी कि फोर्थ से सेकंड में आए। तो अब इसके बेसिस पे तुम रेशियो वेवलेंथ लिख सकते हो, ये तुम अपने आप कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा होमवर्क आंसर इसका 27 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Light of energy 12.75 electron volt is incident on a hydrogen atom in its ground state. The atom absorbs the radiation and reaches to one of the excited state. Angular momentum in excited state is this. ठीक है, तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में ये लेता है। ठीक है भाई, बनाते हैं एक बार, जरा फिर से फिगर बना लो वाला। तो माइनस 13.6 माइनस 3.5 3.4 माइनस 1.54 माइनस 0.85। तो अगर ये 12.75 एब्जॉर्ब करेगा तो ये सीधा सीधा यहाँ जाएगा। ठीक है, ये गैप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का है। ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, ये एन इक्वल टू है वन टू थ्री फोर, तो एन इक्वल टू फोर में चला गया भाई। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होगा फोर एच अपॉन टू पाई, यानी कि एच टू एच अपॉन पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू 4.14 इंटू 10⁻⁻15 है अपॉन पाई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में ही चाहिए, तो ये ध्यान रखना, एच की यही वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड वाली यूज करनी पड़ेगी, वो वाली में नहीं यूज कर सकते जो तुम जूल सेकंड वाली याद करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड वाली यूज करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 8.28 अपॉन पाई टेन से पावर माइनस 15। यहाँ पर देखो माइनस 17 है, तो इसको 17 करेंगे, तो इसको 17 करने के लिए दोनों तरफ इसको 17 करना है, तो इसको 17 कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 828 हो जाएगा। एक मिनट, 15 था, इसको लिख सकते हो 828 इंटू 10⁻⁻17, है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 10 किया है, अपॉन 10 रेसिव अपॉन पाई। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा सिंपली ये 828, तो 828 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वही है, हाइड्रोजन वन से टू में ट्रांजिशन है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें 27/32 आंसर आया था, तो वही है 27/32 वाला, तो इसका आंसर 27 आएगा। ठीक है, ऊपर हमने ये क्वेश्चन एमसीक्यू में किया हुआ है, बाकी खुद से ट्राई कर लेना, यही आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके लिए फिर हमारा एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे इसके बाद। तो x upon x plus 4 is the ratio of energy of photon produced due to the transition of an hydrogen atom from permitted energy level, थर्ड परमिटेड एनर्जी लेवल टू सेकंड, थर्ड से सेकंड गया। और ये क्या है, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल यानी कि इनफाइनाइट से सेकंड गया। तो इसमें रेशियो ऑफ क्या बताना है तुम्हें, एनर्जी। तो 3 से 2 गया, तो E3 माइनस E2 होगा -13.6। हाइड्रोजन ही है तो Z रहेगा 1। और इसी से 13.6 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 1 -1/9, लोअर माइनस हायर इस तरीके से कर लिया। ठीक है, एनर्जी लिख दी सीधे। अब तक समझ में आ गया होगा क्या किया है। और ई इनफाइनाइट माइनस ई टू लिखोगे तो हो जाएगा 13.6 1/4 -1/इनफाइनाइट। ठीक है, और एनर्जीज 1 से 2 का रेशियो, इसका रेशियो पूछा, डिवाइड कर दो भाई। ये हो जाएगा 4 9 36, सॉरी 5/36 इंटू 13.6 अपॉन 13.6 अपॉन 1/4 इंटू 13.6, ये आएगा। समझ में आया बात। तो इसको देखोगे तो ये आएगा तुम्हारा, सॉल्व हो गया 5/9। और ये x/x+4 के बराबर है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि तुम्हारा जो एक, यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि x तुम्हारा 5 के बराबर है। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 5। तो हमने ऑल पॉसिबल टाइप्स कवर कर लिए जितने भी एटॉमिक फिजिक्स में पूछे जा सकते हैं तुमसे, बोर मॉडल के ही हैं बेसिकली। तो और इसके बाद तुम्हारे इसके आगे तक देख सकते हो 31 से लेकर के 70 तक तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है ना। तो इनको तुम अटेम्प्ट करना अपने आप से, और फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो डाउट ग्रुप तुमने बना ही रखा टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो और वहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, आपस में एक दूसरे से भी पूछ सकते हो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी बता दूंगा। तो यही है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें जितना बताया अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। और अगर कमेंट सेक्शन में पूछो तो टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और इसके साथ तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स 2/3 कंप्लीट हो चुका है। वैसे वेटेज वाइज तो 2/3 से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, बट वैसे तुम्हारा थ्योरी वाइज 2/3, उसमें भी 2/3 थोड़ा ज्यादा हो चुका है। न्यूक्लियर फिजिक्स इतना लंबा नहीं है, थोड़ा ज्यादा लंबा था। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी मॉडर्न फिजिक्स की जो कि आखिरी वीडियो होगी, उसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स को पूरा देख लेंगे। और वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी 1 2 दिन में वो भी आ जाएगी, और तुम्हारा उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।